जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती क्लास 6 से 8 तक का एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसकी डेट लगभग फाइनल हो चुकी है। 7 तारीख बताई जा रही है, 7 दिसंबर। और इसमें आपके हम साइंस में आपके एनसीईआरटी कराएंगे। मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर वाइज चैप्टर कराए जा रहे हैं। उसका वीडियो आप जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैडम उस पर वीडियो करा रही हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर उसमें देख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स एकदम करा रही, ज़्यादा उसमें ज़्यादा नहीं अंदर से बताया जा रहा है शॉर्ट में। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पढ़ने में भाई, ठीक है। और हम आज आपके लिए कराने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज़, जितने भी एमसीक्यूज़ आने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। क्लास 6 के एक ही वीडियो में हम क्लास 6 के सारे एमसीक्यूज़ ख़त्म करेंगे, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज चैप्टर। देखिए, और हाँ देखते हैं। और इसमें आपका क्या क्या आना है, देखिए आपका एनसीईआरटी भी आना है और एससीईआरटी भी आना है। हम लोग इसमें दोनों करेंगे। आज हम लोग वैसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम लोग इसमें एससीईआरटी वाला ख़त्म करेंगे। विज्ञान का है, देखिए ये कराने वाले हम एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7, 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, ठीक। और आज हम लोग क्लास 6 से करेंगे। देखते हैं, पहले पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्लास 6 में कितने चैप्टर हैं जो जो हम कराने वाले हैं। देखिए भाई, आपको ये सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे चैप्टर। इतने आपके ये चैप्टर हैं जो हम कराने वाले हैं आपके, ठीक है। देखिए आगे, लगभग टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, ये सॉरी 16 चैप्टर है इसमें आपके, 16 चैप्टर हैं। और हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, आइए हम लोग आज हम चैप्टर 1 का नाम है भोजन कहाँ से आता है। चलिए इसके देखते हैं एमसीक्यूज़, भोजन कहाँ से आता है। पहला इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन, नीचे कुछ जानवरों को नाम दिए गए हैं। देखिए कुछ नाम दिए गए जानवरों के, क्या क्या नाम दिए गए हैं, बकरी, मनुष्य, कांकरोच और चील। फिर पूछा गया है उपर्युक्त में कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है। मतलब एक इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कौन सर्वाहारी कौन कौन से होते हैं, पहले आप तो ये बताइए। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। अगर जो केवल मांसाहारी होते हैं वो केवल मांस का सेवन करते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। और जो केवल शाकाहारी, जो केवल भोजन खाते हैं, और भोजन कौन सा, जो भोजन हम लोग खाते हैं, मतलब खाना खाते, और ये इसमें समझ सकते हैं जो फूल पत्तियां खाते हैं, आप ये मान लीजिए, वो जो मतलब जानवर में आ जाएंगे, वो आप क्या जाएंगे जाके, शाकाहारी में आ जाएंगे जाके। और जो सर्वाहारी कौन से आएंगे जाके, जो दोनों खा रहे होंगे, मांस भी खा रहे होंगे और भोजन भी खा रहे होंगे, मतलब पत्तियां भी खा रहे होंगे, ठीक। देखिए अच्छा कौन आ जाएगा जाके इसमें, इसमें आ जाएगा जाके आपका मनुष्य। मनुष्य है, सर्वाहारी है। और कांकरोच, कांकरोच भी सर्वाहारी है और मनुष्य भी सर्वाहारी है। देखिए आपको पता होगा मनुष्य भी मांस खाता है और भोजन भी खाता है, वो भोजन मतलब शाकाहारी भोजन भी करता है। और कॉकरोच का भी यही सेम रूल है, वो भी मांस खाता है और शाकाहारी भोजन भी करता है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। देखिए सेकेंड और थर्ड किस में लिखा गया है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिखा गया, सेकेंड और थर्ड, इसका आंसर ये हो जाएगा जाके। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी शहद बनाती हैं, बताइए मधुमक्खी कहाँ शहद बनाती हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, क्लास 6 का है, ऐसे क्वेश्चन आने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। कौन से कहाँ से बनाती हैं, फूल से बनाती हैं। नीचे कुछ जानवर दिए गए हैं, जानवरों के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है उपरोक्त कौन मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं। पूछा गया इसमें बता रहा है मनुष्य के लिए दूध कहाँ से मिलता है हमें, बताइए। दिए गए गाय, भेड़, घोड़ा, बैल। बताइए दूध कहाँ से मिलता है, सबको पता होगा ये, गाय से दूध मिलता है और भेड़ से दूध मिलता है, ठीक। वो अलग की बात है कि हम लोग किसका इस समय सेवन करते हैं, हम लोग मोस्टली गाय का सेवन करते हैं। जहाँ पे भेड़ें होती हैं वो लोग भेड़ के दूध का भी सेवन करते हैं। देखिए तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकेंड। बताइए फर्स्ट और सेकेंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है, ठीक। और फिर इसमें पूछा गया, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन भाई ज़्यादा आते हैं। देखिए पौधों के किस जोड़े में दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। बताइए खाने योग्य भाग होते हैं, मतलब जो ये नाम दिए गए उसमें एक तो खाने होते, दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग है, बताइए कौन सा है। जैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा जाके, इसमें आपका हो जाएगा जाके केला और कद्दू, केला और कद्दू। पहला इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, क्या ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला। पहले में दिया गया फर्स्ट और सेकंड, केला और कद्दू। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या खाने हो, जैसे केले में होता है, केले का जो भाग होता है उसमें क्या होता है, तना भी खाते हैं और उसका फल भी खाया जाता है। इसी तरह कद्दू में क्या होता है, कद्दू का फूल खाते हैं और कद्दू का फल खाते हैं। कद्दू का फूल और फल याद रखें भाई, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हम लोग फंस सकते हैं।
क्योंकि हमें दिमाग में होता है कि क्या होता है, केले के तो केवल केले ही खाया जाता है, उसमें तो एक ही भाग खाया जाता है। और इसमें पूछा गया दो या दो से अधिक। ठीक, तो केले का क्या खाते हैं, केले का तो केला फल हो गया, इसका फल खाया जाता है और इसका तना खाया जाता है। ठीक, और कद्दू में क्या हो जाएगा, कद्दू का फल और फूल खाया जाता है, याद रखेंगे इसमें। आगे देखते हैं, केले का पौधा वह जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए, केले के पौधे का वह भाग जो पौधे के रूप में नहीं, भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। बताइए कौन सा भाग है वो। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है फूल, फल, तना, जड़। बताइए केले का, अभी हम लोग देखो फल और जड़ की तो बात, सॉरी फल और तना की तो बात कर ही चुके हैं। फूल भी इसका खा सकते हैं, फूल खाने को, लेकिन सिर्फ जड़ होती है, जड़ नहीं खाई जाती भाई, इसकी जड़ इसका नहीं खाने योग्य होता है। आगे देखिए, प्रत्येक पदों के प्रत्येक सेट को पढ़िए और विषम सेट को पहचानिए। बताइए, इसमें दिए गए ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, इसमें विषम सेट पहचानना है। देखिए जैसे गाय दूध मक्खन, मुर्गी मांस अंडा, बकरी दूध मांस, पौधा सब्जी छाछ। आपको क्या लग रहा है। देखिए ऑप्शन के चौथे को, ऑप्शन को जरा ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें क्या लग रहा है, पौधा सब्जी छाछ। ठीक, पौधे से हमें सब्जी तो मिलती है, बस छाछ नहीं मिलता है। छाछ मिलता है वो दूध वाले जो आइटम होते हैं उससे मिलता है। ठीक, देखिए जैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके, आपसे पूछा गया विषम, पूछा गया तो विषम आपका आंसर तो पहले यही हो जाएगा जाके इसका। देखिए बाकी देखिए, गाय से हमें दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, मुर्गी से मांस मिलता है, अंडा भी मिलता है, बकरी से दूध मिलता है, मांस मिलता है। ठीक, बट ये वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है। देखिए एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, इस चैप्टर में केवल फर्स्ट चैप्टर में केवल 6 MCQs थे, टोटल खत्म हो गए अपने। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। इसी तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर कर ले जाएंगे, जाके NCERT के सारे खत्म कर लेंगे। पहले 6 के करेंगे, उसके बाद 7th का कर लेंगे, फिर 8th का, फिर उसके बाद हम लोग SCERT करेंगे, SCERT कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और हाँ, आपको अच्छे से वीडियो देखनी हो, जैसे उसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना हो, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैडम ने वहाँ पे पूरे सारे वीडियो वहाँ करा रखे हैं, हर चैप्टर वाइज चैप्टर उन्होंने पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, चैप्टर है भोजन के घटक। हमारे भोजन के मुख्य पोषक हैं। बताइए मुख्य पोषक कौन कौन से भोजन के, कार्बोहाइड्रेट भी पोषक है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, तो मतलब इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं बताइए, मंड के रूप में भी होता है, शर्करा के रूप में होता है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 3। जल्दी से देखते हैं आगे। शरीर वर्धक पोषक किसे कहा जाता है। बताइए शरीर वर्धक पोषक किसे कहा जाता है, सबको पता होगा भाई ये बात। ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग अलग से एक्स्ट्रा में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि बॉडी को बढ़ाता है, बॉडी शरीर वर्धक कहा जाता है उसको। ठीक, इसीलिए इसका आंसर प्रोटीन हो गया। विटामिन ए की कमी से होने वाला विकार क्या है। बताइए क्या होता है, दृष्टिहीनता होती है। ठीक, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, दिखा होगा आपने, पढ़ा होगा, जिसको बोला जाता है रतौंधी। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा इसमें, रात में कम दिखाई देना है, बिल्कुल ना दिखाई देना। शरीर में लौह की कमी से होने वाला विकार क्या है। बताइए शरीर में जब लोहे की कमी या आयरन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होती है, उससे अरक्तता होती है, जिसको बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं हम लोग। ठीक, ये जब आयरन की कमी हो जाती है तब ये सब बॉडी में होता है ये। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। बताइए विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन है। बताइए भाई, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है इसमें पपीता। कौन मुख्य स्रोत, पपीता। याद रखें विटामिन ए का मुख्य स्रोत, ये स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन में। आ गया ऑप्शन में, यही ऑप्शन आ गया तो आप लोग फंस सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके, पपीता हो जाएगा जाके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अगर हमें और अच्छे से देखना हो तो इसमें भाई क्या क्या होता है, इसमें भाई जो आपका मैंने फल बताया है पपीता, इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है इसमें भाई। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन डी, इस टाइप इसमें सारे मिल जाते हैं। ठीक, और इसके बारे में जाना जाए कि क्या, मेन तो इसमें विटामिन ए ही होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। देखिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है, ये ऑप्शन जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे, गलत हो जाते हैं। ठीक, हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रोटीन का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में हो सकता है पहला ऑप्शन देखा आपने, आगे मछली। और पेपर में ऐसा होता है पहला ऑप्शन पहले ही रखा होता है, आपको गलत करवाने हमेशा गलत होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, नहीं है। तो देखिए मछली से भी प्रोटीन मिलती है, पनीर से भी मिलती है और दाल से भी, लेकिन मिर्च खाने से कोई प्रोटीन नहीं मिलती है। ठीक, अगर मिर्च से प्रोटीन मिलती होती तो ये लोग जिम जाते, ये लोग मिर्च ही खा रहे होते। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा
मुख्य स्रोत नहीं, वसा का मुख्य स्रोत नहीं है। वसा मतलब फैट का मुख्य स्रोत नहीं है। बताइए, देखिए मूंगफली भी है, अंडा भी है, मक्खन भी है, बट गाजर आपका वसा का मुख्य स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहारी फाइबर प्रदान नहीं करता है? देखिए, प्रदान नहीं करता है कौन? आहारी फाइबर। ठीक, बस देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा। साबुत अनाज ये भी करते हैं भाई, साबुत दालें ये भी करते हैं, और फल और सब्जियां ये भी करते हैं, ये तीनों करते हैं, लेकिन इनमें से कौन नहीं करता है? दूध नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जाके इसका? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे देखते हैं, प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है? बताइए, दूसरों से भिन्न कौन सा? बताइए, प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत दूसरों से भिन्न है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन भिन्न है? अच्छा देखिए, एक ऑप्शन देखिए, मटर है, चना है और सोयाबीन है। ठीक, इनसे प्रोटीन मिलता है, मिलता तो पनीर से भी प्रोटीन है, लेकिन ये भिन्न क्यों है? कि ये भाई एक होते हैं, ये पेड़, ये जो आपके किससे बोल सकते हैं, पेड़ों से मिल जाते हैं। पेड़ का मतलब इनके पौधे होते हैं, जैसे मटर का पौधा होता है, चने का पौधा होता है, सोयाबीन का पौधा होता है, बट पनीर जो है आपका ये दूध से बनता है, इसलिए भिन्न हो गया जाके। मिलता है पनीर इससे भी है, लेकिन दूसरों से भिन्न हो गया जाके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं होता है? देखिए साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, आप एकदम कर ले जाएंगे। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी इसमें नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। निम्नलिखित नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। ठीक, गेहूँ दिया गया है, पढ़ लो भाई। गेहूँ, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक। फिर क्या पूछा गया? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? बताइए, ऊर्जा देने वाले। क्या पालक से हमें ऊर्जा मिलती है? आयोडीन से ऊर्जा मिलती है? नहीं भाई। ऊर्जा किससे मिलती है? गेहूँ से ऊर्जा मिलती है और घी से ऊर्जा मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा जाके। अल्पता वाली बीमारियों अल्पता वाले बीमारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक, बताइए भाई, अल्पता वाली बीमारियों के निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। क्या दिया गया है? ये कीटाणुओं के कारण होते हैं। सेकंड क्या दिया गया? ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। इन्हें संपर्क इन्हें संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है नीचे, कथनों की कौन सी जोड़ी कमी से होने वाले बीमारियों सबसे अच्छा वर्णन करती है? बताइए कौन सा अच्छा करती है? देखिए इसका पढ़िए, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ये भी भाई बात सही है। पोषक तत्व, जो आहार में भाई पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो भाई ये बीमारी अपनी हो जाएगी। ठीक, और फिर दिया कि संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। मतलब फर्स्ट इनको कैसे रोका जा सकता है? इसकी कमी से होगा, और अगर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो इन्हें रोका जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जाके? सेकेंड और चौथा। तो ये देखिए कहीं दिया गया सेकेंड और चौथा। हाँ भाई, दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। आगे देखते हैं, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं। भाई, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का अगर आपको पता लगाना हो, परीक्षण करना हो, तो कैसे परीक्षण करेंगे? बताइए, परीक्षण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट और पाउडर बना लें। ठीक, पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक परख नली में खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें, यही जो पेस्ट बनाए इसकी थोड़ी मात्रा लें, उसमें पानी की 10 बूंद डालें और उसको हिला लें, मतलब मिक्स कर लें उसमें। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसमें कॉपर सल्फेट घोल की 2 बूंदें मिलाएं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? परख नली में कास्टिक सोडा घोल की 10 बूंदें डालें और अच्छी तरह हिलाएं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। ठीक, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा जाके? इसका सही क्रम हो जाएगा जाके आपका ये सेकेंड वाला, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये हो जाएगा जाके इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? बताइए, इतने सारे खाद्य पदार्थ दिए गए, इसमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। बताइए, दूध से देखो पोषक तत्व मिलता है हमें, विटामिन डी मिलता है, उससे कैल्शियम मिलता है। संतरे से विटामिन सी मिलता है, टमाटर के सूप से भी कुछ ना कुछ विटामिन मिलता है। ठीक, खट्टा होगा तो खट्टापन में आ रहा तो विटामिन सी दे देगा आपको, लेकिन पानी से ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई पोषक तत्व नहीं मिलता हमें पानी से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आपके चैप्टर खत्म हो गया। क्या चैप्टर सेकंड खत्म हुआ? अब आया चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड का क्या नाम है? रेशा से कपड़ा। रेशा से कपड़ा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहली अपनी सहेली को पौधे के रेशे बनाकर एक उपहार देना चाहती थी, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? भाई, एक पहली है, पहली कोई है नहीं, पहली किसी
पर्सन का नाम है, एक लड़की का नाम दिया गया पहली, अपनी सहेली को पौधों के रेशे से बना एक उपहार देना चाहती थी, वह निम्नलिखित में से क्या चुनेगी। देखिए इन्होंने एक हिंट दी आपको, पौधे के रेशे से बना उपहार देना चाहती है, तो बताइए ऊनी शाल किससे बनता है, नायलॉन का दुपट्टा और रेशम साड़ी, पौले और जूट का बैग। आपको देख समझ में आ रहा है, जूट किससे बनता है, पौधे से बनता है, पौधे के ये होता है जो भाई पौधे से बनता है, पौधे किस भाग से बनता है, जूट, तने के उससे बनता है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, जूट का बैग। जो होता है पौधों के रेशों से बनता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसे चुनेगी, जूट के बैग को चुनेगी। और जो भाई ऊनी शाल होते हैं, रेशम की साड़ी होते हैं, ये पौधों से नहीं बनते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें गलत कथन गलत दिया गया भाई, कथन गलत वाला आपको मतलब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, चरखे के उपयोग को स्वतंत्रता आंदोलन में एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक, ये भी सही है आपका, ये गलत नहीं हो सकता। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो गलत बात दी गई है, ठीक। आगे देखिए, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, ठीक, सबसे कपड़ा बनाने के लिए रेशों को सूत में बदला जाता है, ये भी सही बात है भाई, कपड़ा बनाने के लिए पहले रेशों को सूत में बदला जाएगा, तो ये भी भाई सही दिया गया। फिर आगे क्या दिया गया, सूफी संत कबीर एक बुनकर थे, क्या ये सही है, हाँ भाई ये भी सही दिया गया है, सूफी संत जो कबीर थे वो आपके एक बुनकर थे, ये भी सही। लेकिन इसमें गलत कौन सा नहीं गलत है, एक कौन सा सही नहीं है, केरल जो बता रहा है कि जूट मुख्यतः केरल और पंजाब में होता है, ऐसा कुछ नहीं भाई, जूट कहाँ कहाँ होता है, जूट आपको होता है पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में, असम में होता है, ठीक, मुख्य रूप से कहाँ होता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, याद रखेंगे, यहाँ नहीं होता है मुख्य रूप से, कहाँ होता है, बिहार, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे बिहार, असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या होता है, जूट होता है ये, तो ऑप्शन की गलत पूछा गया, तो ये आपका आंसर गलत, यही आंसर हो जाएगा, तो ये मतलब गलत है। प्राचीन काल के लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित किस सामग्री का उपयोग करते थे, बताइए, प्राचीन काल के जो लोग होते कपड़े बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे, मतलब आदिमानव की बात करी जा रही है, आप लोग आदिमानव बताइए, ठीक। आपने देखा होगा अपने इतिहास वाली उसमें देखा हो, किताब में देखा हो, पेड़ों की, जो आदिमानव लोग होते पेड़ों की पत्तियों से बने हुए वस्त्र पहनते थे, और जानवरों की खाल और फर, मतलब उनके जो बाल होते उनसे बने हुए, मतलब फर्स्ट और फोर्थ, इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके, इसका हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, जो पुराने ज़माने में लोग पहनते थे, देखिए इसमें यही दिया गया है, प्राचीन काल के लोग किससे, पेड़ों की पत्तियों से और जानवरों की खालों से बने हुए वस्त्र पहनते थे, आंसर फोर्थ हो जाएगा जाके। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा नहीं है भाई, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है, कौन नहीं है, नायलॉन नहीं है, बाकी सारे ये क्या है, आर्टिफिशियल है, जिसको कृत्रिम कहते हैं, और जबकि कपास हो गया ये प्राकृतिक है आपका, और जूट हो गया ये भी प्राकृतिक, सन ये भी प्राकृतिक है आपका, ठीक। ये सन सूरज वाला भाई सन नहीं है, सन होता है, ठीक, जिसको शायद हम लोग पटसन बोलते हैं ऐसा कुछ, ठीक। नायलॉन ये आपका आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए, फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है, ये भूसी और हड्डी का भाई कोई फाइबर बनाने के लिए कोई यूज नहीं होता, बाकी सबका यूज होता है। बूझो कपड़े की दुकान पर गया, बूझो इसमें एक नाम है, किसी इंसान का नाम है, एक कपड़े की दुकान पर गया, वहाँ उन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जो छूने में चिकना था, उसका रंग और चटक थी, कपड़ा हो सकता है, इन्होंने पूछा है, एक दुकान पर गया है, वहाँ पे कपड़ा ऐसा कपड़ा है जो छूने में चिकना है, उसका रंग और चटक है, और कपड़ा हो सकता है, कौन सा कपड़ा हो सकता है बताइए, वो कपड़ा हो सकता है रेशम का, कौन सा हो सकता है, रेशम का कपड़ा हो सकता है। जूट पौधे के किस भाग का उपयोग जूट के रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, पौधे किस भाग का उपयोग, जूट के किस भाग के, बताइए, जूट पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपका प्राप्त होता है तना से प्राप्त होता है, अभी मैंने पीछे बताया था। ये भाई जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, ये मैडम ने इसी चैनल पे वीडियो में सारा कुछ करा दिया, पढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा अच्छे से बताया, थोड़ा सा डीपली जाके बताई, सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से जानना हो, वो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, वहाँ पे 15-15 मिनट की वीडियो पड़े, बीच में उन्होंने चैप्टर वाइज चैप्टर है, वो जाके आप देख सकते हो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जाके। और यहाँ पर हम सीधे सीधे क्वेश्चन करा रहे, MCQs करा रहे, चैप्टर वाइज चैप्टर। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के सारे MCQs ख़त्म करेंगे। यहाँ पे कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है, कपड़ा
प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है? बताइए, कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत किससे बुना जाता है? सूत बुना जाता है करगे से, जिसको करगा कहते हैं। ठीक, आपने सुना होगा हथकरघा। हथकरघा करगा होता है, इसी जो हाथ से चलाया जाता है उसको हथकरघा कहते हैं। क्या कहते हैं? हथकरघा, उसी का आगे हथकरघा लगा दिया जाता है। और जो बिजली से चलता है उसको पावर लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पावर लूम कहते हैं, याद रखेंगे। यही उस होता वो भी करघा ही है, बट हाथ से हथकरघा और बिजली से चलने वाला पावर लूम होता है। आगे देखिए, बीरा एक किसान है, उसने उसके खेत की मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है, उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? बताइए, काली मिट्टी और गर्म जलवायु में कौन सा पौधा लगता है? आपको ऑप्शन देके बताना है। देखिए, इसमें पढ़ा होगा आपने तो होगा कपास। कपास के लिए काली, कपास करने, आपको खेती करने के लिए काली मिट्टी और गर्म जलवायु की जरूरत होती है। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? बताइए, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? सही क्रम है आपका, पहले हम फाइबर मिलेगा, फिर उसके बाद सूत, देन कपड़ा। इससे आपका कपड़ा प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूजो घर पर ही रेशे से सूत बनाना चाहता है। कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? बताइए, किसका उपयोग करेंगे? चरखा से। ठीक, रेशे से सूत बनाना चाहता है, रेशे सूत बनाने के लिए चरखा का प्रयोग करते हैं, जो वही चरखा है जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था आंदोलन के टाइम पे, आज़ादी के समय, जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। आगे देखिए, अध्याय 4 आ गया अब आपका, चैप्टर नंबर 4, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक, ये चैप्टर नंबर 4 है। पहला क्या है? निम्न में से कौन धातु नहीं है? बताइए, बहुत बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, ये आपकी धातु थोड़ा है, गैस है आपकी। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में विलीन नहीं है? देखिए, पदार्थ जल में विलीन नहीं है, कौन सा पदार्थ है जो जल में विलीन नहीं है? बताइए। देखिए, नमक भी आपके विलेय है, चीनी भी है, बट बालू आपको विलेय नहीं है। बालू देखा होगा मिलती नहीं है पानी में, वो पानी की एक गिलास में रखें, आपका पानी अगर बालू है उसमें, तली में जाके बैठ जाएगी वो। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण नहीं है? पारदर्शी पदार्थों का पूछा गया है। देखिए, कांच भी आपकी पारदर्शी होती है, वायु भी पारदर्शी होती है, जल भी पारदर्शी होता है। जल आपको पता है पारदर्शी होता है। आप कभी अपने मेज पे पानी फैल जाए, फर्श पानी फैल जाए, देखिए फर्श आर पार दिख रही होगी। ठीक, तो ये पानी पारदर्शी होता है, ऐसा दिमाग मत लाना कि पारदर्शी नहीं होता है। बट आपका लकड़ी जो होता है, लकड़ी ये पारदर्शी का उदाहरण नहीं होता। तो ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी। निम्न में से कौन पदार्थ जल के साथ पृथक परत बना लेते हैं? बताइए, कौन सा पदार्थ जल के साथ अलग परत बना लेते हैं आपके? आपने देखा हो कभी, आप पानी में तेल डालिएगा, मिट्टी का तेल, कड़वा तेल, पेट्रोल, कोई भी, उसकी लेयर एक अलग बन जाएगी, ऊपर से अलग बन जाएगा। उसको आप निकाल भी सकते हैं बहुत आराम से। आप ग्लास को हल्का सा तिरछा करेंगे, तेल निकल आएगा। तो ये तेल मिलता नहीं, ये अपना अलग से एक अलग परत बना लेगा पानी में। ठीक, निम्न में से कौन कठोर पदार्थ का उदाहरण नहीं है? बताइए। देखिए, लकड़ी भी कठोर है, लोहा भी कठोर होता है, शीशा भी कठोर होता है, बट आपका स्पंज कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। आपका आंसर 4th हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ में धातु नहीं होती है? बताइए। सोना में धातु है, तांबा भी धातु है, चांदी भी धातु, बट लकड़ी धातु नहीं है भाई। ठीक, ये विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन निम्न, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रत्येक तरल पदार्थ में एक लोहे की कील रखी जाती है। तरल पदार्थ में किस स्थिति में वह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? बताइए। किसी पदार्थ में, प्रत्येक तरल पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ में रखी गई भाई? देखिए, सरसों के तेल में रखी गई है, शीतल पेय में रखी गई, नारियल के तेल, मिट्टी के तेल में रखी गई है। ठीक, एक लोहे की कील रखी गई, वो किस स्थिति में अपनी चमक खो देगा? बताइए। शीतल पेय जो होता है, जल होता है आपका, उसमें ये आपका अपनी चमक खो देगा, क्योंकि उसमें जंग लग जाएगी जाके। बाकी चीज़ों में उसको जंग नहीं लगेगी, जंग से उसके खराब हो जाए, जंग से उसका पूरा चमक चली जाएगी उसमें। निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ चुने जो पानी में पूर्णतः घुलनशील है? बताइए, कौन घुलनशील है? चाक पाउडर, चाय की पत्तियाँ, ग्लूकोज चूरा, तो कौन हो जाएगा? ग्लूकोज, इसमें आपका जल में पूर्णतः घुलनशील है। आपको निम्नलिखित सामग्री प्रदान की जाती हैं। ठीक, ये सामग्री कौन कौन सी दी गई? इसी तरह क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रखना, एनसीईआरटी का है ये सारे। आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच के ग्लास। उपरोक्त सामग्री में से किस सामग्री को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे? इसमें कौन सी सामग्री है जो आपकी पारदर्शी के रूप में है? बताइए भाई, कौन सी सामग्री जो पारदर्शी के रूप में है, कौन सी है? देखिए, आवर्धक लेंस होता है, वो भी भाई पारदर्शक होता है,
जिससे हम लोग मैग्नीफाई जिसको लेंस बोलते हैं, जिसमें देखा होगा सुनार जौहरी की दुकान पे जाएंगे आपको लोग देखा उस जूम लेंस से जूम करके देखते हैं, वो भी आपका पारदर्शी होता है। और कांच के ग्लास, ये भी आपका पारदर्शी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। देखिए फर्स्ट और फोर्थ है, हाँ इस थर्ड ऑप्शन में आपका है फर्स्ट और फोर्थ। बूझो एक थैला मिला, बूझो भी यहाँ पे एक फिर से एक नाम है, ये बूझो और पहली यहाँ पे दो नाम चल रहे हैं, याद रखना एनसीईआरटी में। बूझो एक नाम है, एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित सामग्री थी, दर्पण था, तेल से सना कागज था, चुंबक और कांच का चश्मा था। क्या पूछा गया, बूझो को उस सामग्री का पता लगाने में मदद करें जो अपारदर्शी है। देखना भाई, अपारदर्शी पूछा जाए, जो पारदर्शी नहीं है, बताइए कौन इसमें पारदर्शी नहीं है। देखिए इसमें दर्पण आपका पारदर्शी नहीं है, ठीक, दर्पण पारदर्शी नहीं है और चुंबक पारदर्शी नहीं है। लेकिन आपको इसमें एक दिख रहा होगा तेल से सना कागज। आप कभी देखना तेल से कोई कागज़ अगर सन जाता है, किसी आपकी बुक में भी तेल अगर गिर जाता है कागज़ पे, तो एकदम वो कागज़ पारदर्शी हो जाता है, उसमें आप आर से पार देख सकते हैं उसको, वो कांच की तरह बिहेव करने लगता है, आर पार दिखता है उसमें। भले ही वो पूरा स्पष्ट नहीं दिखता, पारभासी ग्लास काम करता है जिसमें स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन उसमें आपको वो पारदर्शी काम करेगा। और कांच का चश्मा, ये भी आपका पारदर्शी। तो इसमें पूछा गया नहीं, अपारदर्शी पूछा गया, अपारदर्शी कौन से हो जाएंगे, दर्पण और चुंबक। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली को एक पारदर्शी सामग्री सौंपने के लिए कहा, पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चुनकर अपने शिक्षक को देगी, बताइए। सॉरी, पारभासी सामग्री है, देखें यहाँ पे अच्छे से ध्यान से, पारभासी कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी होते हैं जिनमें आप स्पष्ट आर पार देख सकें, ठीक। उसके बाद आता है अपारदर्शी, अपारदर्शी कौन से होते हैं, जिनमें आर पार स्पष्ट नहीं दिखाई देता, मतलब दिखाई नहीं देता है। और एक होते हैं पारभासी, पारभासी वो होते हैं जिनमें दिखाई तो बट देखा देता है पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता। हाँ, आज जैसे आप कांच है, कोई ऐसा कांच लगा है जिसमें आपको दिख रहा है पीछे कोई इंसान खड़ा है, बट ये नहीं पता लगा पा रहे कौन है वो, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन से पारभासी कौन से हो जाएंगे, कांच के ग्लास, ये भी पारदर्शक हो जाएगा, ये दर्पण आपका पारदर्शी हो जाएगा, एल्युमिनियम पन्नी ये भी अपारदर्शी हो जाएगी। बट एक मलमल का कपड़ा, मलमल कपड़ा मतलब एक जो हल्का कपड़ा होता है, बिल्कुल हल्का होता है, उसमें आपको देखा होगा उससे आर पार देख सकते हैं बट स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ठीक। देखा होगा आप चेहरे पर एक कपड़ा लें, कपड़ा के हल्का ले लें कपड़ा, उसको आप चेहरे पर डालें, आप उससे आर पार देख सकते हैं, बस स्पष्ट नहीं देख सकते सामने क्या, उसको कपड़ा डाल के पढ़ नहीं सकते आप, बट आपको वहाँ ये दिख जाएगा, रोड पे चल सकते हो उसको डाल के आप, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मलमल का कपड़ा, याद रखेंगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। देखिए पारभासी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा जोड़ा पानी से आधे भरे ग्लास में तैरता रहेगा, बताइए। पानी से आधे भरे ग्लास में कौन कौन तैरता रहेगा, देखिए जैसे सूती धागा ये भाई डूब जाएगा, ठीक, लेकिन थर्माकोल तैरता रहेगा, लेकिन इसमें पूछा कि दोनों चीज़ें तैरती रहें, ठीक। पंख और प्लास्टिक की गेंद, हाँ भाई ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, पंख और प्लास्टिक गेंद पानी वाले ग्लास में तैरती रहेंगी। जैसे पिन, देखिए पिन में पिन डूब जाएगा, तेल की बूंदें तो तैरती रहेंगी लेकिन पिन डूब जाएगा। रबर बैंड और सिक्का, इसमें आपका सिक्का डूब जाएगा, और रबर बैंड भी आपको डूब जाएगा, ये भी डूब जाएगा पानी में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ऑप्शन इसमें। सेफ्टी पिन बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है, किसका उपयोग किया जाता है सेफ्टी पिन बनाने के लिए, किया जाता है स्टील और प्लास्टिक का, सेफ्टी पिन बनाने के लिए स्टील और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है, कौन सा पदार्थ जो चमकदार नहीं है, बताइए। सोना भी आपका चमकदार होता है, चांदी भी, और हीरा, हीरा तो भाई चमकदार है ही, उसकी फिर बात ही अलग है। बताइए कौन नहीं है, लकड़ी, लकड़ी में भाई कोई चमकदार नहीं होती, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें। देखिए सामग्री को सुविधा के लिए सामूहिकृत किया जाता है, ये भी सत्य है, तो किसी सामग्री को आसानी के लिए समूहीकृत कर दिया गया कि भाई ये सामग्री को एक साथ रख दिया गया, ये है पता होना चाहिए हमें। और देखिए आगे दिया गया, सामग्रियों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए सामूहीकृत किया जाता है, सामग्री के उनके गुण का अध्ययन किया जाता है तो उनको सामूहीकृत किया जाता है। आगे देखिए, सामग्री को मनोरंजन के लिए सामूहीकृत किया जाता है, ये भाई ऑप्शन नहीं है, कोई मनोरंजन के लिए थोड़ा वहाँ पे बैठ के कोई भाई टाइम पास कर रहा है उसको सामूहिकृत कर देगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया, सामग्रियों को उनके उपयोग के अनुसार सामूहिकृत किया जा सकता है, ये भी आपका बात सही है। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका गलत हो जाएगा जाके। निम्नलिखित में से
बेजोड़ का पता लगाएं। बताइए बेजोड़ का पता लगाइए भाई, इसमें कौन हो जाएगा जाके, आप खुद देख के बताइए। तवा, तवा भी भाई देखिए एक तरह की धातु होती है। कुदाल भी धातु का होता है। मेटल प्रेशर आपका ये क्या दिया गया है, कुकर दिया गया, भी धातु होता है। बट इरेजर ये आपकी रबड़ होती है। ठीक, ये आपका बेजोड़ हो गया, इससे इसमें मेल नहीं हो रहा है इनका। आगे देखिए क्वेश्चन 17, कार के फ्रंट ग्लास विंड स्क्रीन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री उपयोग किया जाता है। बताइए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। भाई जो कांच कार की होती है, विंड शीट मतलब जो आगे वाला शीशा जो होता है कैसे बना होता है, आपको पता होगा। वो पारदर्शी होता है, उसमें पारदर्शी सामग्री सारी लगेगा, पर कोई अपारदर्शी तो उसमें दिखाई नहीं देगा, और पारभासी भी नहीं हो सकता है ना, ये हो सकता। तो कौन होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा जाके। आगे आते हैं, अब देखते हैं आगे आपका अध्याय 4 मतलब अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। भाई देखिए चैप्टर है 5वां है पदार्थों का। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, पदार्थों का पृथक्करण। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि है। बताइए पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि कौन सी है, इसमें पूछा जा रहा है। निष्पावन, अवसादन और निस्तारण, इनमें से सभी। तो भाई ये सारी जो विधियां हैं ये आपको पदार्थों को पृथक्करण मतलब पदार्थों को अलग करने की विधियां हैं सारी ये आपकी। इनमें से इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा जाके। आगे देखिए, अनाजों के पृथक अनाजों से पत्थरों का पृथक्करण किस विधि से होता है। बताइए अनाज में जब पत्थर मिल जाता है तो उसका पृथक्करण हम लोग किस विधि से करते हैं। बताइए निस्तारण, हस्तचयन या निस्यंदन। इसका पृथक्करण किससे करते हैं, उस पत्थर को आप देखते हैं हाथ से बीन के फेंक दिए जाते हैं उठा के, तो इसका हस्तचयन मतलब हाथ से उठा के फेंक अलग कर देना। अगली, रेत एवं जल के मिश्रण से जल का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है। किसका मिश्रण है, रेत और जल का मिश्रण है। का पृथक्करण किससे होगा, आप देखो पानी में रेत मिला, पानी को अगर आप थोड़ी देर रख दें उसको शांति से, तो उसमें रेत नीचे बैठ जाएगी जाके। ठीक है, फिर उसमें करेंगे हम लोग, उस पानी में पानी को अलग कर दो और पानी को अच्छा निकाल लो, रेत नीचे बैठी रहेगी। तो ये विधि कौन सी होगी आपकी, निस्तारण विधि होगी। ठीक, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ का पृथक्करण किस विधि से होता है। बताइए द्रव एवं उसमें अविलेय पदार्थ का पृथक्करण किस विधि से होता है, मतलब जो उसमें पदार्थ मिला नहीं है, कौन सी विधि से होगा। ये हो जाएगा जाके निस्यंदन। किससे हो जाएगा जाके, निस्यंदन से आपका हो जाएगा जाके। ठीक, ये आगे देखिए, वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके। ठीक, वह विलयन जिसमें कोई और पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का विलयन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। ये भाई क्वेश्चन अच्छा याद रखेंगे। आगे देखिए, किसी पदार्थ की विलेयता द्रव के तापमान बढ़ने से। भाई बताइए किसी पदार्थ की विलेयता होगी तो क्या होगा, जब उस द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान की विलेयता भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो पानी है, पानी में कोई चीज़ आप घोल रहे उसमें नहीं घुल रही है, ठीक, आप उसको गर्म करें, पानी का तापमान बढ़ाएं तो उसमें घुलना, उसकी विलेयता और अधिक बढ़ती चली जाएगी, घुलती चली जाएगी। ठीक है, उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी शक्कर और चीनी का पानी में घोल बनाया जाता है, चाशनी बनाई जाती है, देखा होगा उसमें गर्म करके बनाई जाती है। गर्म करके क्यों बनाते चले जाते हैं, थोड़ा घोलें गुदना नहीं, जब गर्म करके घोलते चले जाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती चली जाती है, और पानी में देखो गाढ़ापन आता रहता है तो उसमें चीनी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए उसको गर्म करने से उसकी विलेयता बढ़ जाती है। द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में लाई जाती है। बताइए द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है। देखा होगा आपने, वाष्पन लाई जाती है। वाष्पन में होता है क्या भाई, वाष्पन में जैसे मान लो आपका पानी में आपने नमक घोल दिया, नमक ठोस होता है, नमक घोल दिया आपने, आप पानी को गर्म करना चालू करें, पानी जब गर्म होगा, पानी बॉयल होगा, पानी से वाष्प उड़ जाएगा और नीचे आपके जो तली में क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। इसी तरह समुद्र से नमक निकाला जाता है। समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, समुद्र में छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं। इस तरह से गड्ढे बना दिए जाते हैं, लहर आई तो इसमें पानी भर गया आके, ठीक, और फिर होता है क्या, टेम्परेचर बढ़ा और ये तापमान, ये पानी वायुमंडल में उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है, वाष्पन के फलस्वरूप, और नीचे उसमें नमक तली में उसके बच जाता है। इसी तरह समुद्र से नमक प्राप्त होता है। वाष्पन का बहुत बड़ा रोल है भाई उसमें। और वाष्पन का और भी जगह रोल है, जैसे मान लो आपको किसी की सुखाना, कोई चीज़, कपड़े सुखाना है, आप कोई चीज़ आपने कोई चीज़ के मतलब कोई चीज़ बनाया है, उसमें से आपको उसको सुखाना, उसको अच्छा करना है, उसमें भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है।
आगे देखिए, पहली ने कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर एक थैले में खरीद लिया। उन्हें अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी पृथक्करण विधि सबसे उपयुक्त होगी? मतलब सारा सामान लेके उसने एक थैले में रख लिया, अब उसको कैसे अलग करेगी? देखिए दिया है विनोइंग, छानना, थ्रेशिंग और हाथ से चुनना। भाई सबसे बेस्ट होगा कि इन सबको हाथ से चुन के अलग कर लेगी। देखिए, बूझो की दादी, ये बूझो एक इंसान है, की दादी मधुमेह से पीड़ित हैं। उनके डॉक्टर ने उन्हें कम वसा वाली लस्सी देने की सलाह दी है। इसे तैयार करने के लिए बूझो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बताइए, लस्सी तैयार करनी है बूझो को, कैसे तैयार होगी? आपको सबको पता, सबने बनाई होगी अपने घर में लस्सी। कैसे बनेगी? ये मंथन इसमें हो जाएगा, मंथन। समझे? दही को किसी बर्तन में डाल के मथानी से मथा जाता है, तो उसी को मंथन बोलते हैं इसमें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आप निस्पंदन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? बताइए, निस्पंदन विधि का उपयोग करके किस विधि को अलग करते हैं? अब अच्छा, हम एक बार पीछे भी निस्पंदन बताया, लेकिन मैं बताया नहीं था निस्पंदन होता क्या है। निस्पंदन में होता क्या है, कोई चीज़ अगर उसमें पूरी तरीके से घुली नहीं है तो उसको हम लोग छान के अलग कर लेते हैं छन्नी के माध्यम से। मान लो छान लिया छन्नी से, तो नीचे अलग होगी और उसकी जो घुली नहीं वो चीज़ ऊपर छन्नी बच जाती है। ठीक है, तो इसमें भाई किसको करेंगे बताइए? पानी में तेल को नहीं कर पाएंगे भाई। दूध में कॉर्न फ्लेक्स को, बताइए, दूध में जब कॉर्न फ्लेक्स हम लोग घोलते हैं तो उसमें देखा होगा पूरी तरह घुलता नहीं है, वो उसमें विलय नहीं होता है, वो अलग बना रहता है। तो अगर दूध को इसमें अलग करें, दूध अलग हो जाएगा और कॉर्नफ्लेक्स अलग हो जाएंगे। ये कौन सी विधि होगी आपकी? निस्पंदन होगी जाके। एक आगे दिया गया पानी में नमक और दूध में चीनी, ये सब नहीं कर पाएंगे हम लोग। डंठलों के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बताइए, अनाज होते हैं आपकी डंठल में होते हैं, पेड़ में लगा होता है, उसको कैसे सबसे ज़्यादा अलग अच्छे से करेंगे? बताइए, कौन सी विधि? हाथ से चुनना नहीं, विनोइंग ये भी गलत, ये भी गलत, छानना ये भी नहीं, थ्रेसिंग होती है भाई। थ्रेसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? थ्रेस जो होता है उसको कहते हैं मड़ाई बोलते हैं हिंदी में, मड़ाई आपने सुना होगा, कटाई मड़ाई जिसको बोलते हैं मड़ाई। देखा हो जानवरों से मड़ाई की जाती है, आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनों से मड़ाई होती है जिसको थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग होती है, मशीनों से मड़ाई होती है। ठीक, इसको तो क्या हो जाएगा? थ्रेसिंग। नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, ठीक, राजमा और चना, दालें और चावल के टुकड़े और मक्का, आलू, वेफर्स और बिस्किट। ठीक, इनमें से विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। किसको? विनोइंग विधि भाई क्या होती है? विनोइंग विधि भाई ये वो आपकी होती है हवा में उड़ाकर, जैसे मान लो कोई चीज़ को आप सामने लेके हवा पे सामने चल रही हो, उसमें आप अलग करें तो वो चीज़ अलग हो जाए। जैसे एक चीज़ हल्की होगी तो एक चीज़ भारी होगी। जैसे आपको भूसे से गेहूँ अलग करना हो, हवा में सामने ला के उड़ाएंगे तो गेहूँ नीचे गिर जाएगा, भूसा आपको उड़ के दूर चला जाएगा। ये आपकी कौन सी विधि होगी? ये आपकी विनोइंग विधि होगी। ठीक, तो बताइए कौन कौन सा अलग हो जाएगा? चावल के टुकड़े और मक्का, ये एक हो जाएगा, चावल के टुकड़े नीचे गिर, मक्का थोड़ी दूर गिर जाएगी। आलू वेफर्स मतलब चिप्स और बिस्किट, इसमें ये अलग हो जाएंगे, ये हवा से दूर हो जाएंगे, बिस्किट वहीं नीचे गिर जाएगा। तो आपके कौन सा हो जाएंगे? थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा आपका सही। चपाती बनाते समय पहली ने फिर से देखते हैं। चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाले आटे में गेहूं के दाने मिलाए गए थे। आटे से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? बताइए, हम लोग को आटा को छानते हैं तो क्या होता है इसमें जाता है? छानना होगी सबसे ज़्यादा विधि भाई। अगर आटे में क्या करें, गेहूं मिल गया तो क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या तरीका होगा अलग करने का? छान लो आटे को, अलग हो जाएगा, तो छानना विधि हो जाएगी। आपने घर पर मक्खन और मलाई से घी बनते देखा होगा। घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए, घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि को अलग किया जाता है? बताइए, ये विधि होती है आपकी निस्सारण और निस्पंदन। क्या होगी? निस्सारण और निस्पंदन। इसमें होता क्या भाई? इसमें होता है कि जैसे भाई मथा गया घी में, उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें बर्तन में, तो उसमें होगा क्या, नीचे चीज़ें बैठ जाएंगी, चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी जाके। तो उसमें आपको देखो मट्ठा अलग कर देते हैं और वहाँ पे मक्खन अलग हो जाता है, और इसी तरह अलग हो जाता है। और ये फिर इसमें जो एक दी गई है निस्पंदन, इसमें क्या होता है, छान लेते हैं तो छानने से भी अलग हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा जाके इसमें? सेकेंड और थर्ड, ये सही हो जाएगा जाके। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही उत्तर है, ये पूछा गया है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है ये। आगे देखिए, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलियम से ठोस कॉपर सल्फेट वापस पाने के लिए
आप किस विधि का उपयोग करेंगे। देखिए हमने पीछे बताया ठोस को किसी चीज़ से अलग करना, तो सबसे अच्छी विधि क्या होती है बताइए, वाष्पीकरण होती है। वाष्प जैसे नमक प्राप्त करना, नमक भी ठोस होता है, इसमें कॉपर सल्फेट पानी में घोल दिया है, तो ये वाष्प, इसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, मतलब वाष्पीकरण हो जाएगा पानी का, और ठोस नीचे ठोस कॉपर सल्फेट आपका मिल जाएगा। ठीक इसी तरह नमक प्राप्त किया जाता है। गर्मियों के दौरान बूझो अपने स्कूल में एक प्लास्टिक पारदर्शी की बोतल में पानी ले जाता है। एक दिन वह अपनी बोतल को स्कूल में ही छोड़ गया। बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा हुआ था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह में कुछ पानी की बूंदें देखी। ठीक, पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ जी, पानी की बूंदें हो गई जाके, किसके कारण हो गई जाके, कोई बताएगा इसमें, बताइए भाई। इससे क्या हो जाएगा जाके, इसमें हो जाएगा जाके वाष्पीकरण और संघनन। समझे, वाष्पीकरण और संघनन से कारण उसमें पानी जो नीचे भाई तली में था वो पानी जाके ऊपर उसकी लेयर में जाके बूंदों के रूप में चपक जाएगा जाके, संघनन वाष्पीकरण के रूप में वाष्प रूप में जाएगा, और वो बोतल तो बंद थी, तो संघनन के स्वरूप वो बूंदों के रूप में परिवर्तन हो जाएगा उसका। आगे देखिए, पहली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहली ने गिलास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें देखी और बूझो से पूछा कि ये पानी की बूंदें कैसी बनी। निम्नलिखित में से बूझो का उत्तर क्या होना चाहिए, बताइए क्या उत्तर देगी। जो ठंडा पानी का आपने देखो, कभी गिलास में ठंडा पानी लें आप और देखो कि उस स्टील के भले ही गिलास हो, लेकिन वो स्टील में कहीं छेद नहीं होता जो पानी बाहर आता है। आप देखो गिलास के चारों तरफ लेयर पे एक उसमें पानी का पूरा लेयर बन जाती है, बूंदे के रूप में आ जाती है। तो भाई उसमें कि किस कारण से आती है, ये भाई आती है आपने देखा संघनन के फलस्वरूप आता है, वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप उसमें लेयर बन जाती है। ठीक, ये आपका हम लोगों ने 5 चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत से लोग ऐसे चैनल को देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, जो लोग भी जूनियर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। आगे देखिए चैप्टर नंबर 6 क्या है, हमारे चारों ओर बदलाव। चैप्टर नंबर 6, निम्नलिखित में से वह परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। मतलब वह कौन सा परिवर्तन है जिसको आप फिर से दोबारा से वही कर दें, मतलब पहले आपने वही काम किया फिर से दोबारा वही काम कर दे। बताइए, पेड़ों की कटाई, क्या पेड़ों की कटाई की फिर क्या पेड़ को दोबारा से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। घी को पिघलाना, बताइए घी को पहले पिघलाया और फिर से घी को जमा सकते हैं, बिल्कुल जमा सकते हैं। ये आपको दोबारा से उल्टा काम किया जा सकता है। मोमबत्ती की जलना, एक बार मोमबत्ती जल गई, क्या मोमबत्ती दोबारा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब फूलों का खिलना, एक बार फूल खिल गया, क्या दोबारा उसको फूल को कली बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, घी का पिघलना। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता है, बताइए, मतलब उल्टा नहीं किया जा सकता है। देखिए भाई, सीमेंट का सख्त होना, भाई यही देखिए आप, अगर एक बार सीमेंट जम गई, सीमेंट सख्त हो गई पानी के मिलने से क्रिया करके, पता है फिर क्या उसको दोबारा सीमेंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, सूखा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा जाके, नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे भी देख लेते हैं। आइसक्रीम का जमना, आइसक्रीम को जमा के आइसक्रीम पिघला के फिर से जमा सकते हैं हम लोग। एक दरवाज़ा खोलना, देखिए दरवाज़ा खोला फिर से दरवाज़ा बंद कर दे, फिर से वो क्रिया कर सकते हैं। और चॉकलेट का पिघलना, ये भी कर सकते हैं, चॉकलेट को पिघलती है उसको जमा भी सकते हैं, लेकिन सीमेंट को उसका उल्टा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, अगला क्वेश्चन है, गर्म किया जाता है, इससे बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताइए। बताइए कि लोहे को गर्म करेंगे, पहले तो यही बता दें, तो वो अपने लोहे के गर्म करने के फलस्वरूप फैलेगा। ठीक है, रिंग फैलता है, बिल्कुल सही बात। ठंडा होने पर रिंग लगभग एक ही आकार की हो जाती है, बिल्कुल भाई ये भी हो जाएगी जाके। जब रिंग अगर एक बार फैल रही है और रिंग फिर से, अगर रिंग ठंडी हो रही है तो फिर से अपने हुए पुनः रूप में आ जाएगी जाके। ठीक, आगे देखिए क्या दिया गया है फिर से, इस मामले में परिवर्तन उल्टा है, ये भी भाई बिल्कुल सही है। मामले में परिवर्तन उल्टा है, अगर एक बार रिंग फैलेगी और रिंग को दोबारा ठंडा कर देंगे, रिंग अपने पुनः जो भी उसका रूप था फिर उसी रूप में आ जाएगी जाके। चौथा क्या दिया गया, रिंग अपना आकार बदलता है और परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है, ये गलत हो गया भाई, बिल्कुल परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। रिंग फैलता है तो उसको ठंडा करने में फिर से परिवर्तन बदल सकता है। मोमबत्ती जलाते समय पहली ने निम्नलिखित परिवर्तन देखे, क्या क्या परिवर्तन देखे, मोम पिघल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती का आकार कम हो रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था। ठीक, ये परिवर्तन है।
उपरोक्त में से वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा किया जा सकता है। बताइए कौन कौन से परिवर्तन है जिन्हें उल्टा किया जा सकता है। मोम पिघल रहा है तो देखिए भाई, मोम को पिघल रहा तो उसको मोम को फिर से हम जमा सकते थे, ये भी परिवर्तन उल्टा कर सकते हैं। मोमबत्ती जल रही थी, ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मोमबत्ती जल रही, क्या उसको दोबारा से बना सकते हैं। मोमबत्ती का आकार कम हो रहा, हम लोग आकार को बढ़ा नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते। पिघला हुआ मोम मोम जम रहा था भाई, जो मोम जम रहा है इसको हम लोग फिर दोबारा से पिघला सकते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ ये ऑप्शन दोबारा से हम लोग इसको उल्टा कर सकते हैं। नमक को उसके घोल पानी के घोल से अलग किया जा सकता है, क्योंकि बताइए क्यों क्यों अलग किया जा सकता है। पानी नमक को उसके घोल पानी से अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है, हमने बताया था, पीछे चर्चा की है। अगर पानी को गर्म करेंगे तो पानी वाष्प में उड़ जाएगा और फिर से हमें नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसका ऑप्शन। पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे गर्म करने के फल पिघलने का उल्टा काम किया जा सकता है। ठीक, पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है, गलत हो गया अभी। पानी में नमक का मिश्रण एक स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं। पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है, ये ऑप्शन इसका बेस्ट हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चपाती को बेलना और चपाती को पकाना वे परिवर्तन है। बताइए चपाती को बेलना और चपाती को पकाना कौन सा परिवर्तन है। उल्टा किया जा सकता है, नहीं भाई, चपाती को पका दी क्या फिर से दोबारा चपाती उसको आटा बना सकते हैं, उसके जो कच्चा बना सकते हैं, को उल्टा नहीं किया जा सकता है। देखो चपाती को जब तक बेल रहे हो तो यहाँ तो उल्टा कर सकते हो, बेला फिर से हमने उसकी लोई बना दी, फिर से आटा बना, इसको यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, क्रमशः उल्टा किया जा सकता है और उल्टा नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले तो उल्टा हम लोग कर सकते हैं यहाँ तक, तो फिर जब चपाती पक गई फिर उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो भाई वही इसमें क्रम दिए गए हैं, पहले उल्टा किया जा सकता और फिर उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आया आपका, लोहे का रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले रिम को गर्म किया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर लोहे का रिम गर्म हो जाता है। आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा, पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैलगाड़ी के पहिए पर देखा होगा लकड़ी का पहिया होता है, लेकिन उसके चारों तरफ लोहे का रिंग पत्ती चढ़ाई जाती थी, रिम टाइप की। क्यों चढ़ाई जाती थी, क्योंकि लकड़ी घिसे ना हो, उसका लकड़ी फटे ना टूटे ना। तो उसको कैसे चढ़ाया जाता, कभी उसको चढ़ाने की प्रक्रिया आपने देखी है। हमने देखी, उसमें क्या होता था, उसको गर्म किया जाता आग में, इसके चारों तरफ आग जलाई जाती इसके नीचे। ठीक, इसको गर्म हो जाता था तो फिर इसमें लकड़ी के पहिए पर चढ़ा दीजिए, गर्म करने पर होगा क्या, ये फैल जाती थी। इसमें लकड़ी के इसके लकड़ी के ऊपर चढ़ा दी गई, फिर इसके ऊपर पानी डाल, इसको ठंडा कर दिया जाता, ठंडा करने के लिए रख दिया, पानी डाल दें तो होगा क्या, फिर वो ठंडी होकर टाइट हो जाएगी जाके। तो फिर पहिया कितना भी चले दौड़े कुछ होगा नहीं, उसमें निकलेगा नहीं। ठीक, ठीक है, और कोई तरीका नहीं होता इसको चढ़ाने, क्योंकि उसमें कील लगाएंगे तो कील के स्वरूप पहिया फट सकता था। तो यही एक तरीका होता है। देखिए भाई क्या इसका ऑप्शन देखते हैं, फैलता है और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। ठीक, आगे भी देखते हैं, सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए फिट बैठता है, गर्म करने पहले तो सिकुड़ता नहीं, ये तो गलती हो गया आपका। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत हो गया। पहले फैलता है फिर शीतलन अनुबंधन पर और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। ठीक, क्या है, यही भाई इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। पहले फैलेगा फिर शीतलन मतलब ठंडा होकर वो लकड़ी के पहिए पर फिट बैठ जाएगा। तो ऑप्शन इसका फोर्थ इसका सही हो जाएगी जाके। ठीक, आगे आते हैं। अब है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 का क्या नाम है भाई, पौधों को जानिए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पत्तियां, फूल एवं फल पेड़ के किस हिस्से पर पाया जाता है। बताइए, जो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, वो पेड़ के किस हिस्से पाई जाती हैं। बताइए, जड़ है, तना, जड़ में पाई जाती है क्या, नहीं भाई, तने में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तने में। इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। आगे देखिए, पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं। बताइए भाई, पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं। फलक किस हिस्से में होते हैं, पौधे के पत्ती वाले हिस्से में फलक होते हैं। फलक को क्या कहते हैं, फलक वाला जो एक तरह का देखा होगा आपने, मैथ पढ़ते होंगे, उसमें आपने घन घनाप पढ़ा, उसमें फलक आता है। फलक का जो एक हिस्सा होता है इसको बोलते हैं, ये फलक होते हैं। उसी पत्ती ऐसी होती है, पत्ती आपकी साइड, इसी को फलक बोला जाता है। ठीक, क्योंकि तने में होता नहीं, पुष्प में होता है, जड़ में नहीं है, इसमें पत्ती में होता है फलक आपका। आगे देखिए, पौधों का कौन सा हिस्सा उनके लिए भोजन तैयार करने में आवश्यक है। बताइए, पौधे का कौन सा हिस्सा भोजन तैयार करने में आवश्यक है। ये भाई आपका पत्ती है। ठीक, क्योंकि पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन तैयार करती है। आगे देखिए,
हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में किस विधि द्वारा भोजन बनाती हैं? देखिए वही बात आगे जाके, पत्तियाँ भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस विधि द्वारा बनाती हैं? वो विधि कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की विधि है। पांचवा देखिए, वैसी जड़ें जिनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है। कौन सी जड़ें होती हैं जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती? बताइए कौन सी जड़ होती है जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती? वो मुख्य जड़ होती है जकड़ा जड़। ये जड़ भाई कैसी होती है? देखिए ये ऊपर आपका पेड़ है, ये जड़ ऐसी होती है, इसमें कोई वो नहीं होती, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं नीचे। और जो आपकी मेन होती है मूसला जड़ होती है, वो कैसी होती है? वो एक लंबी जड़ आती है, इस तरह की आती है, फिर इसी से रेसे ऐसे निकले होते हैं इसमें। और जो जकड़ा जड़ होती है इसमें रेसे ऐसे कुछ नहीं होते, इसमें बस ऐसे इधर ऐसे ऐसे बाल ऐसे, इसको उखाड़ेगी तो आसानी उखड़ जाती है। ठीक, ये देखिए इस तरह की जड़ होती है, इसको कहते हैं जकड़ा जड़ कहते हैं। आगे देखिए, पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं, बताइए पुष्प का जो केंद्र का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्त्री केसर। इनमें से पुष्प का कौन सा भाग नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? देखिए पंखुड़ी भी पुष्प का भाग है, पुंकेसर भी स्त्री केसर है, मतलब अर्थात इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो गया। आसपास आप घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? बताइए घास में कौन सी विशेषताएं होती हैं? बताइए समांतर सिरा विन्यास एवं रेशेदार जड़। देखिए आपका यही आंसर इसका हो जाएगा जाके, समांतर सिरा विन्यास। उसका सिरा विन्यास देखो घास के सीधे होते हैं, देखा होगा इसमें, और रेशेदार जड़ इसकी होती है, रेशेदार जड़ होती है। ठीक, इसमें देखिए समांतर सिरा विन्यास मूसला जड़ नहीं होती है, रेशेदार जड़ होती है। तो भाई इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा जाके। इसका और भी ऑप्शन है भाई वैसे, देखिए जालीदार सिरा। जालीदार इसमें होता क्या सिरा? नहीं भाई जालीदार सिरा नहीं होता, इसका समांतर सिरा होता है। जालीदार सिरा विन्यास मूसला जड़, ये भी गलत, ये भी गलत। तने की विशेषताओं और पौधों की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मेल है? तने की विशेषताओं श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, ये पूछा जा रहा है। बताइए भाई इसमें कौन सा सही मेल है? देखिए ऑप्शन क्या है, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो पाता, हो सकता लता। लता क्या होती भाई? देखिए कमजोर तना होता है जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, ये सही मेल है, यही होती है भाई। इसको जो लता होती है, देखा होगा किसी के सारे गमले में कोई पेड़ लगाए, ऐसी बेल जो होती है, जो जिसको लता कहते हैं, उसको डंडे के सारे लगाए जाते हैं, डंडे के सारे सारे ऊपर बढ़ती है वो सीधे, कमजोर तना होता है वो सीधे नहीं खड़ा हो सकती, ये लता होती है, ये सही है। ठीक, आगे देखिए, हरा कोमल तना झाड़ी। नहीं भाई ये कहाँ होता? हरा कोमल तना कहाँ होता झाड़ी का? ये गलत हो गया आपका। आधार के पास शाखाओं वाला मोटा कठोर तना पेड़। नहीं, आधार के पास शाखाएं कहाँ होती हैं इसकी? भाई ये भी गलत है, पेड़ में तो ऊपर आके शाखाएं होती हैं। पौधे की ऊंची शाखाओं वाला मोटा कठोर तना जड़ी बूटी। नहीं, ऊंची शाखाओं वाला तो पेड़ होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा लता वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? प्राथमिक कार्य पूछा जा रहा है तनों का, कौन सा तो कौन सा इसका प्राथमिक कार्य नहीं है? बताइए तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। तने का प्राथमिक कार्य प्रकाश संश्लेषण नहीं है भाई। प्रकाश संश्लेषण तो पत्तियों का है प्राथमिक कार्य, बाकी चीज़ों का इनका कार्य है, जैसे पानी का संचालन, शाखाओं का गठन, फूल और फल लगते हैं, ये सब कार्य है, लेकिन ये प्राथमिक नहीं। प्राथमिक कार्य प्रकाश संश्लेषण इसका नहीं है, ये पूछा जा रहा है कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? बताइए सही मेल कौन सा नहीं है इसमें से? देखिए, डंठल पत्तियों को तने से जोड़ता है, ये भी गलत आपका। लेमना पत्ती को हरा चपटा भाग, गलत। किनारे पत्ती को आकार देता है, गलत। नसें वाष्पोत्सर्जन, ये आपका सही है भाई। नसें होती हैं जो, वो वाष्पोत्सर्जन, इसमें सही पूछा जा रहा है, सही मेल नहीं है, सॉरी सही मेल नहीं है पूछा जा रहा है, यही इसका आंसर गलत हो जाएगा जाके, सही मेल नहीं है। ठीक, इसमें जैसे हमेशा बात कर रहे हैं, जो ये दिया गया इसमें वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? पत्तियों से होता है, ये ना कि नसों से होता है। ये किससे होता है? पत्तियों से होता है। यही इसमें गलत पूछा गया, ये पत्तियों से होता है वाष्पोत्सर्जन, ना कि नसों से होता है। ठीक, और इसमें सही मेल नहीं यही पूछा गया है, बाकी सारे इसमें सही हैं। डंठल पत्तियों के तने से जोड़ता है, ये भी सही है, ये भी सही है। किनारे पत्तियों आकार देता है, ये भी सही है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में वाक्य पढ़ें। देखिए भाई वाक्य, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। ठीक है भाई, ये भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन अवशोषित होती है, गलत है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं, ये गलत है। ठीक, कौन सा इसमें हो जाएगा जाके भाई? 1 और 3, ये आंसर हो जाएगा जाके इसका।
निम्नलिखित में से कौन सा फूल के मादा भाग का गठन करता है? बताइए कौन सा मादा भाग का गठन करता है? इसका भाई आंसर हो जाएगा जाके जायांग, शैली और अंडाशय, ये मादा भाग का गठन करता है। आगे देखते हैं। अब आ गया आपका चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8 है। अध्याय 8 का क्या नाम है? शरीर में गति। जैसा कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो कि आज हम करा रहे हैं एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर करा रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 के विज्ञान के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करा रहे हैं, एक ही वीडियो में हम करा रहे हैं। इसमें करीब आपके 14 से 16 चैप्टर हैं भाई पूरे। हम एक ही वीडियो में सारे चैप्टर खत्म करेंगे। इसमें जितने भी एनसीईआरटी में दिए मैंने उस सारे क्वेश्चन निकाले हैं। एनसीईआरटी जहाँ से भी मिले मुझे, किताब से मिल गए हैं उसमें और उसमें हम सारी लाइन से आपको चैप्टर बाई चैप्टर कराते जा रहे हैं। इसी तरह हम 6th कराएंगे, 7th कराएंगे, 8th कराएंगे। इसके बाद हम एससीईआरटी की बुक कराएंगे, उसके भी सारे ऑप्शन कराएंगे इसमें हम, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। शरीर में गति देखिए, चैप्टर का अध्याय 8, शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बताइए शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कंकाल उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर का वह हिस्सा जहाँ दो अस्थियाँ मिलती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? बताइए जहाँ पर दो अस्थियाँ मान लो एक अस्थि ये है आपकी, एक अस्थि ये है, ये जो इस तरह मिल रही हैं इसको क्या कहेंगे? इसको संधि कहेंगे। ठीक, संधि कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मिलन होता है उसको संधि कहते हैं। केंचुए के शरीर में होती है, बताइए केंचुए के शरीर में क्या होती है? हड्डी होती है क्या केंचुए के शरीर में? नहीं भाई, केंचुआ आपने देखा बिल्कुल मुलायम होता है। केंचुए के शरीर में क्या होता है? केंचुए शरीर में ना तो हड्डी ना उपास्थि, इसमें पेशियाँ होती हैं। क्या होता है भाई? केंचुए शरीर में पेशियाँ होती हैं। मानव कंकाल के खोपड़ी हिस्सा शरीर के किस भाग की रक्षा करता है? बताइए मानव कंकाल का खोपड़ी हिस्सा शरीर के किस भाग की रक्षा करता है? ये करता है मस्तिष्क की रक्षा करता है। ठीक, आगे देखिए, तिलचट्टा में कुल कितने जोड़ी पैर होते हैं? बताइए भाई, ये तिलचट्टा में कुल कितने जोड़ी पैर होते हैं? ये होते हैं आपके 3 जोड़ी पैर होते हैं। निम्न में से किस जंतु की अस्थियों में वायु निम्न में से किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है? वायु प्रकोष्ठ होती है, बताइए किसमें होती है? ये पक्षी में होती है भाई। इसी की वजह से वायु प्रकोष्ठ की वजह से उनकी हड्डियां हल्की होती हैं, इसी वजह से वो आसमान में उड़ पाते हैं। ठीक, अगर मनुष्य की भी हो जाए, हम लोगों की भी हो जाए, पंख हो जाए हम लोगों को तो हम लोग भी उड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन अपनी हड्डियां बहुत भारी होती हैं, मजबूत होती हैं, इस वजह से हम लोग, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मछली का शरीर कैसा होता है? बताइए मछली का शरीर कैसा होता है? पतला होता है, मोटा होता है, गोलाकार होता है, धारा रेखी होता है शरीर उसकी। वही धारा रेखी शरीर की वजह से ये पानी में तैर पाती हैं। हमारे शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? बताइए कौन सा अंग है हमारे शरीर का जो चलने फिरने में मदद करता है? हड्डियाँ, त्वचा, मांसपेशियाँ, अंग। देखिए हड्डियाँ मदद करती हैं और मांसपेशियाँ मदद करती हैं, तो कौन हो गया पहला और तीसरा? इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? अच्छा बताइए अचल क्या होता है? अचल किसको बोलते हैं? जो हलचल ना हो, जहाँ पे भाई अचल क्या होगा? जिसमें चलन ना हो या हलचल ना हो। तो भाई बताइए कौन सा हो जाएगा? कंधा और बाँह, इसमें तो भाई हलचल होती है। घुटने में भी और जोड़ में हलचल होती है। जो आपका ऊपरी जबड़ा है और खोपड़ी, इसमें कोई हलचल नहीं होती है। ठीक, इसमें अचल ही पूछा जा रहा है, कौन सा जोड़ अचल है? देखिए कौन सा जोड़ अचल है? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। ठीक, जबकि देखिए इसमें दिया गया नीचे वाला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा दोनों। भाई नीचे वाला जबड़ा देखो, हम खाना खाते हो तो अपन नीचे वाला जबड़ा ही ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा फिक्स रहता है। तो अचल कौन सा हो जाएगा? खोपड़ी और ऊपरी जबड़ा। निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? बताइए किस जीव में मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? घोंगा नहीं होते हैं। ये भाई क्वेश्चन याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हम लोग कहीं ना कहीं गलत कर जाएंगे जाके। और 6 की किताब 6 एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ऐसे पेपर में आपको देखने मिलेंगे। देख लेना पेपर जब भी होगा, 7 और 10 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। पानी के अंदर गोताखोर अपने पैरों पर पंख जैसे फ्लिपर्स पहनते हैं। देखा होगा गोताखोर जब जाते हैं तो पैरों में चप्पल टाइप पहनते हैं जो लंबी सी होती हैं। ठीक, उनको क्या कहते हैं? फ्लिपर्स कहते हैं, जो उनको पानी में तैरने में उनकी मदद करते हैं। ठीक, पहनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया पहनते हैं, तो पहला है पानी में आसानी से तैरने के लिए। बिल्कुल भाई, मछली की तरह दिखने के लिए नहीं, गलत है। पानी की सतह पर चलने के लिए, ये भी गलत है। समुद्र के तल पर चलने के लिए, ये भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? पानी में आसानी से तैरने के लिए, ये क्योंकि वो पानी में उससे आसानी से तैर सकते हो पहन के। घोंगा इसकी मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है? ये भाई घोंगा चलता है अपने मांसपेशी वाले पैर की मदद से। इसका मांसल पैर एक होता है, उसकी मदद से चलता है। एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं?
बताइए एक हड्डी जब हिलती है कितनी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं? 2। आगे देखते हैं, आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब आया आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है? सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीव की विशेषताएं एवं उनके आवास। देखिए चैप्टर नंबर 9 में क्या है भाई? पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे भाई? उनको आवास कहेंगे। इतनी छोटी सी बात क्या कहेंगे? उनको आवास कहेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं उसको। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन प्रजनन करती हैं? बताइए कौन करते हैं? सजीव करते हैं कि भाई आपके निर्जीव करते हैं? भाई सजीव करते हैं। ठीक, ये भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कौन करता है? सजीव प्रजनन करते हैं। ठीक, निम्न में से कौन जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं? बताइए निम्न में से कौन जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं? देखिए आपके पौधे भी जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, जंतु भी आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, लेकिन जल जैव घटक के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए जो सजीव होते हैं अपशिष्ट पदार्थ शरीर से अपने बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको उत्सर्जन कहते हैं। वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुक्रिया कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? वातावरण में होने वाले किसी परिवर्तन के लिए किया गया अनुक्रिया क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है उद्दीपन। क्या कहलाती है? उद्दीपन। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करता है? कौन सा जीव है जो अपनी स्किन द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करता है? कौन सा जीव है भाई? केचुआ। केचुआ जो आपकी श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है? स्किन से। किससे? त्वचा से करता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है आपका क्वेश्चन ये। निम्न में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? निम्न में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? मतलब घर। ऊँट वाला रेगिस्तान, ऊँटों वाला रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान भी आपका एक आवास है। मछलियों वाला एक तालाब, ये भी आवास है। जंगली जानवरों वाला जंगल, ये भी एक आवास है। मवेशियों की चरने वाली खेती योग्य भूमि, ये आवास नहीं है, तो भाई चरने के लिए भूमि है। मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बताइए कौन सी विशेषताएं मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित हैं? बताइए इसमें कौन कौन सी हैं? देखिए, वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं, ये भी गलत है भाई। उनकी पत्तियां सदैव चौड़ी नहीं भाई, सदैव पत्तियां चौड़ी नहीं, चपटी होती हैं उनकी, एकदम पतली और नुकीली पत्तियां होती हैं। वे वाष्पोत्सर्जन से बहुत कम पानी खोते हैं, उनमें हाँ ऐसा गुण होता है कि वाष्पोत्सर्जन में बहुत कम पानी निकालते हैं। इस वजह से वो रेगिस्तान में या ऐसे सूखे जगह पे अपने आप को, अपना अस्तित्व बचा के रखते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं। हाँ ये भी भाई बात सही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगा। जड़ें इनकी मिट्टी में गहराई तक क्यों जाती हैं? बताइए, पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत गहराई तक नीचे तक चली जाती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 3rd और 4th। कौन सा हो जाएगा? 3rd और 4th हो जाएगा। देखिए, बूजो को एक ऐसा जानवर मिला है, बूजो के इंसान है, जानवर मिला है जिसका शरीर सुडौल और फिसलन भरा है। वह जानवर निवास स्थान क्या है? अगर भाई जानवर शरीर उसका हैवी है और फिसलन से भरा है तो कहीं ना कहीं जरूर सी बात है कि पानी में रह रहा होगा। रेगिस्तान में देखो रहेगा नहीं, घास का मैदान है नहीं, पर्वत होगा नहीं, कहाँ? पानी में रह रहा होगा वो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से सजीव प्राणियों के लक्षण हैं? बताइए कौन से लक्षण हैं सजीव प्राणियों के? श्वसन भी भाई होती है सजीव प्राणियों में, आप इसकी चर्चा कर ही चुके हैं, ये भी होता है आपका। ठीक, आगे देखिए, अनुकूलन भी होता है आपका और उत्सर्जन भी आपका होता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक, सारे हो जाएंगे, तो आंसर नंबर 4th हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं सजीव में श्वसन होता है, सजीव में अनुकूलन होता है, सजीव में प्रजनन होती है और सजीव में उत्सर्जन होते हैं। ठीक, प्रजनन, उत्सर्जन, अनुकूलन, श्वसन। केचुए इसके माध्यम से सांस लेते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, किसके माध्यम सांस लेते हैं? त्वचा के माध्यम सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजना की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइए, उत्तेजना की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जब हम स्वादिष्ट खाना पदार्थ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सही बात, ये भी उदाहरण उत्तेजना का। आपने ऐसी कोई चीज़ देखी, आपके मुंह तुरंत पानी आ गया, ये उत्तेजना का उदाहरण होता है। छूने पर मिमोसा पौधे की पत्तियां बंद हो जाती हैं। एक पौधा आपने देखा हो, छुई सुना होगा। ठीक, उसको छुएंगे तो उसकी पत्तियां बंद हो जाएंगी तुरंत, उसमें उत्तेजना आएगी, तुरंत उसको अपनी हलचल करेगा। ठीक, जब कोई हमारी ओर
जब कोई वस्तु अचानक हमारी ओर फेंकी जाती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये भी अचानक कोई काम किया जाए उद्दीपन के फलस्वरूप काम होता है। लेकिन एक दिया गया अंडे का से चूजा निकलना, ये भाई कोई उद्दीपन वाला काम नहीं है। ये अंडे से चूजा चूजा निकलता है, ये उद्दीपन से कार्य नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये वैसे जो दिया गया ये कौन सा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रजनन। अंडे से चूजा निकलना क्या है, प्रजनन है। पौधे में श्वसन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, श्वसन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, बताइए। श्वसन केवल दिन के समय में होता है, गलत बात। रात में भी हो सकता है। श्वसन केवल रात के समय होता है, ये भी गलत बात, गलत है। श्वसन दिन रात दोनों समय होता है, ठीक, ये भाई सही है। ठीक, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा जाके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत है, बताइए। उत्सर्जन के बारे में कौन सा गलत है। उत्सर्जन पौधों में होता है, ये भी सही है। उत्सर्जन पौधों और जानवरों दोनों में होता है, ये भी सही है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी की छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, ये गलत। उत्सर्जन भाई कोई पानी अतिरिक्त पानी पी लेते उसका निकालने की प्रक्रिया थोड़ा है। उत्सर्जन होता है कि अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने की, शरीर से निकालने की प्रक्रिया हो। ठीक, स्राव उत्सर्जन की एक विधि है, ये भी सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगी जाके, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जाके। ये निम्नलिखित में से कौन प्रजनन से संबंधित नहीं है, बताइए। प्रजनन से संबंधित कौन नहीं है। पेड़ की शाखा से नया पत्ता निकल रहा है, पेड़ की शाखा से एक नया पत्ता निकल रहा है, क्या ये प्रजनन संबंधित है। अच्छा, और ऑप्शन देखते हैं आगे। एक कुत्ता पिल्ले को जन्म दे रहा है, ये तो है भाई प्रजनन। एक बीज के पौधे के रूप में विकसित हो रहा है, ये भी आपका प्रजनन है। अंडे से चूजा निकलना अभी पीछे देखा। लेकिन जो पहला ऑप्शन है पेड़ की शाखा से नया पत्ता निकलना, ये प्रजनन नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा जाके। आगे देखते हैं पुनरुत्पादन के संबंध में नीचे से बेमेल को चुने, बताइए। पुनरुत्पादन के संबंध में नीचे से बेमेल को चुनना है। देखिए, मुर्गी से अंडा से निकलना बेमेल, ये भी होता है। पौधों से बीज निकल, अभी जो हम लोगों ने पीछे ऊपर पढ़ा वही क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पुनरुत्पादन को प्रजनन के नाम से जान सकते हैं। पौधे से मुर्गी से अंडा ये भी है, पौधों से बीज का ये भी है, आलू से कलियाँ ये भी है। आम के पेड़ की जड़ें, ये आम के पेड़ की जड़ें से कोई भी आपका पुनरुत्पादन नहीं होता है। ठीक, यद्यपि जीव मर जाते हैं फिर भी उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। जीवित जीवों में कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है, भाई बताइए। कोई जीव अगर मर जाता है फिर भी उनकी प्रजातियां जो पीछे बनी रहती हैं, किसके वजह से बनी रहती हैं, श्वसन की वजह से, उत्सर्जन की वजह से, प्रजनन की वजह से, आंदोलन की वजह से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रजनन। प्रजनन की वजह से, प्रजनन एक सजीव में इसीलिए लक्षण होता है, ये गुण होता है कि इसकी वजह से अपनी जो उनकी प्रजातियां हैं उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। अगर प्रजनन ना हो तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं, आप देख करेंगे, बताइए क्या दिक्कत होगी। भाई रेगिस्तान में जाओगे वहाँ पहले तो पानी कम मिलेगा आपको, ठीक, और पानी कम मिलने की वजह से क्या होगा, कम मात्रा मूत्र उत्सर्जन होगा। सही बात है भाई, जब पानी कम होगा तो आपका मूत्र उत्सर्जित कम मात्रा में होगा। आगे देखिए बड़ी मात्रा में, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित होगा, हाँ भाई ये सही हो जाएगा। पहला और तीसरा होता है क्या है, जब पानी कम मात्रा में पानी मिलता है तो मूत्र गाढ़ा हो जाता है और कम मात्रा में हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा। देखिए पहला और तीसरा दिया गया, हाँ दिया गया आपका ये पहला और तीसरा। आगे आते हैं, अब देखिए आपका है चैप्टर नंबर 10, अध्याय 10। इस क्या नाम है उसका, गति एवं दूरियों का मापन। अध्याय 10 क्या है, गति एवं दूरियों का मापन। पहला देखिए इसका क्वेश्चन क्या है भाई, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर खत्म करेंगे की वीडियो में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी प्रणाली मापन के लिए समस्त संसार में मान्य है, बताइए। कौन सी वो प्रणाली है जो समस्त पूरे संसार में इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है, कौन सा है, एसआई पद्धति। जो आपकी एसआई है इंटरनेशनल पद्धति, ये आपकी पूरे संसार में मान्य है एसआई। आगे देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। जब कोई एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती, जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसको कहते हैं आवर्त गति। जैसे मान लीजिए कि घड़ी के पेंडुलम होता है, आपने देखा होगा, ऐसा टंगा होता है, एक समय के बाद वो इधर जाता है, ठीक, और एक समय के नियत गति अवधि के बाद इधर आता है, तो उसको क्या कहेंगे, ये आपकी
आवर्ती गति हो जाएगी। ठीक, एक पत्थर वृत्तीय गति के अनुदिश गति कर रहा है तो उस गति को क्या कहेंगे बताइए। एक पत्थर है, अच्छा एक बात बताइए, आप अगर एक पत्थर को धागे से बांध लें, मान लीजिए, और इस पत्थर बांधा और यहाँ से हम पकड़ घुमा रहे हैं, इसको गोल 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 घूम रहा है, ठीक, वृत्तीय गति के अनुदिश गति कर रहा है बार बार धागे से बांध के, आपने बचपन में से खेल खेले होंगे। बताइए वो कौन सी गति होती है, वो गति कौन सी होती है, वो गति होती है आपकी, देखिए रेखीय गति होती है, आवर्त गति होती है, वर्तुल, वो गति होती है वर्तुल गति होती है। ठीक, वर्तुल गति याद रखेंगे इसको नाम, वर्तुल गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है बताइए। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। समय के साथ जब स्थिति परिवर्तन होती है तो गति कहलाता है। आगे देखिए, एक वक्र रेखा की लंबाई मापने का उपयोगी तरीका क्या है। बात माना कि कोई एक वक्र रेखा है, ऐसी तिरछी रेखा है, इसकी लंबाई मापने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा आपके पास। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिए गए ऑप्शन में। ये ऑप्शन दिए गए हाथ द्वारा, ये मान लीजिए एक है हाथ द्वारा, पंजे द्वारा, स्केल तो भाई सीधी होती हो तो सीधी स्ट्रेट लाइन की रेखा नाप पाएगी, और धागे द्वारा। हाँ भाई ये तरीका बेस्ट होता है धागे द्वारा। आप एक धागा लें यहाँ से और धागे को इस तरह रखें, इसको फिक्स कर दें, यहाँ पे रख दें, और उस धागे को बाद में एक स्केल्स पे आपको रख के नाप लें पूरा स्ट्रेट। वो धागा जितने लंबा होगा वही आपकी वक्र जो रेखा होगी उसकी लंबाई होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धागे द्वारा। टेबल फैन में पंखों की गति का उदाहरण क्या है। टेबल फैन में पंखों की गति का उदाहरण है, पता है जो टेबल फैन होता है उसमें पंखों की जो गति होती है किसका उदाहरण होता है, वो आपका होता है घूर्णन गति का उदाहरण। किसका होता है, घूर्णन गति का होता है। ठीक, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर इकाइयों में व्यक्त की जाती है। भाई कहीं के बीच की दूरी होती है वो आपको पता होगा कि वो दूरी किलोमीटर में नापते हैं हमेशा। आपने देखा होगा माइलस्टोन जो लगे होते हैं बोर्ड, उसमें क्या लिख, किलोमीटर। देखिए ऑप्शन भी दिया गया किलोमीटर। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको बिल्कुल कॉमन सेंस देने हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं देने, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है। निम्न में से कौन सा समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है बताइए। कौन समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है। एक दिन, ये भी भाई समय अंतराल को व्यक्त करता है। एक सेकेंड, ये भी समय अंतराल को व्यक्त करता है। एक स्कूल की अवधि, ये भी समय अंतराल को व्यक्त करता है। लेकिन स्कूल की पहली घंटी, भाई किसी स्कूल की पहली घंटी लगती है वो समय अंतराल को व्यक्त नहीं करती, वो कोई विशेष घंटी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है वो कोई पहली घंटी लगी, उसमें कोई खड़े होना है, लाइन लगानी है, प्रेयर के लिए जाना है, वो कोई समय को व्यक्त नहीं कर रही होती, वो कोई विशेष घंटी होती है, आपको एक संकेत दिया जाता है उसमें। ठीक, तो ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा जाके। आगे देखते हैं, अब आया आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक, छोटे छोटे चैप्टर है भाई, इतने इतने क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें क्या है, प्रकाश, छाएं एवं परावर्तन। ठीक, ये आपका चैप्टर है। और आपको हम फिर से भाई बताना चाहेंगे यहाँ पे, ये सारे चैप्टर थोड़ा सा जिसमें अच्छे से बताया गया है, मैडम ने इसी चैनल पे वीडियो में उनको करा रखी, सारे चैप्टर हो चुके हैं, थोड़ा सा उसमें डिटेल में उन्होंने बताया है, नोट्स टाइप के हैं, उन्होंने समझाया है। यहाँ तो हम केवल MCQs करा रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में अगर देखने हैं तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। उन्होंने 15-15 मिनट की वीडियो बनाए हुए हैं पर हर एक चैप्टर के, तो उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखते हैं अध्याय 11, इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश नहीं गुजरने देती हैं। बताइए कौन सी वस्तुएं होती हैं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं गुजरने देती हैं। भाई पारदर्शी होंगी, वो तो प्रकाश को अपने से होकर जाने देंगी। तो भाई क्या होगा, अपारदर्शी वस्तु होगी जो अपने से प्रकाश को नहीं जाने देंगी, मतलब गुजरने देंगी। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन का थर्ड। आगे देखिए, निम्न में से कौन से पदार्थ छाया का निर्माण करते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं जो छाया का करते हैं भाई, छाया का निर्माण करते हैं। बताइए कौन से पदार्थ होते हैं, वो होते हैं भाई आपके अपारदर्शी। अपारदर्शी होगा तो जरूरी होगी, एक मान लो कोई ऐसी सीट है इसके अंदर छाया नहीं जा पा रही, मतलब प्रकाश नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा यहाँ पे इसकी छाया बन जाएगी इस तरह से। ठीक, इस तरह इसकी छाया बन जाएगी ये, तो ये अपारदर्शी का काम करता है। प्रकाश रेखा में गमन करता है। बताइए, ये तो बचपन से आपने पढ़ा होगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। निम्न में से कौन सी पारदर्शी वस्तु है। बताइए कौन सी पारदर्शी वस्तु है, लोहा, लकड़ी, कागज, शीशा। तो इसमें शीशा आपका हो जाएगा जाके। निम्न में से कौन दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है। बताइए दीप्त पिंड का उदाहरण नहीं है। देखिए मोमबत्ती भी दीप्त मतलब जो आपको प्रकाश दे रहा है, जुगनू से भी कहीं ना कहीं प्रकाश होता है, सूर्य से तो होता ही ऑटो नॉर्मल सी बात है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा जाके इसका। ठीक, क्योंकि सबसे होता है उसमें। सूची छिद्र कैमरा कितने बॉक्स की जरूरत पड़ती है। बताइए सूची छिद्र कैमरा में कितने बॉक्स की जरूरत पड़ती है। इसमें 2 बॉक्स की जरूरत पड़ती है, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स रखा जाता है। इसमें सूची छिद्र जो कैमरा होता है
बनाया जाता है, इसमें छोटा छेद बनाया जाता है। दूर की वस्तु देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? दूरदर्शी का, ठीक है। और जो पास की वस्तुओं के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। और फोटो लेने के लिए या फिर किसी तस्वीर लेने के लिए कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा जाके। निम्न में से दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए इसमें चित्र में क्या दिया गया, एक स्क्रीन लगी है बड़ी सी, और ये टॉर्च है, यहाँ से हम लोग लाइट प्रकाश डाल रहे हैं और प्रकाश परावर्तित होकर बी पे मिल रहा है, इस पे प्रकाश। देखते हैं फिर क्या पूछ रहा है। दिखाए गए अनुसार जब एक मसाल जलाई जाती है तो बी पर प्रकाश का एक टुकड़ा प्राप्त होता है। देखिए तो बी पर एक प्रकाश का टुकड़ा प्राप्त हो रहा है, सही बात है, बी पे प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश होता है। प्रकाश के इस टुकड़े से प्राप्त करने के निम्नलिखित में से किसे स्थान ए पर रखा जाता है? भाई यहाँ पर किसको रखा जाता है जब प्रकाश बी पर मिल रहा है जाके, ठीक। बताइए किसको रखा जाएगा? यहाँ पे एक रखा जाएगा, एक दर्पण को रखा जाएगा, क्योंकि भाई दर्पण पे कभी आपने देखा होगा, आपने प्रयोग घर में किए होगे, यहाँ से अगर इस पर टॉर्च मारे दर्पण पे तो उसी स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरी तरफ प्रकाश निकल जाएगा, ठीक। यहाँ से आपतित होकर परावर्तित हो जाएगा प्रकाश। तो ये किसकी वजह से हो जाएगा? एक दर्पण की वजह से, ना कि लकड़ी के बोर्ड, ना ही कांच की सीट से। किसकी वजह से? दर्पण की वजह से हो जाएगी जाके। आगे देखिए, एक ये देखिए दिया गया चित्र बनाया गया है, इसमें एक पेड़ है, ये इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। देखिए आगे दिए गए चित्र में एक छात्र में एक छात्र पिन होल कैमरे के माध्यम से चित्र में दिए गए एक पेड़ का अवलोकन करता है। चित्र 1 से 4 तक दिए गए आरेखों में कौन सा उसके द्वारा देखी गई छवि को सही ढंग से प्रदर्शित करेगा? पहले देखिए आपको बता दूं मैं, पिन होल कैमरा क्या होता है। पिन होल कैमरा एक भाई होता है, इसमें होता क्या है, इसमें जब कोई छवि देखी जाती है, जब भी इसके माध्यम से जब भी कोई छवि देखी जाती है, छवि उल्टी दिखाई देती है, ठीक। तो छवि उल्टी दिखाई देती, और उल्टी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, और जब वो प्रकाश वस्तु पर गिरता है तो छेद से गुजरने टाइम वो वस्तु उसकी उल्टी हो जाएगी जाके, ठीक। इसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा बताइए फिर ये कौन सा हो जाएगा जाके? मतलब कुल मिला के ये देखें, जब पिन होल कैमरे से कोई चीज़ देखेंगे तो उल्टी दिखेगी आपको, ये जान लीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा जाके? ठीक, बस उल्टी हो जाएगी जाके, बाकी वही सब रहेगा। जैसे मान लो ये पेड़ बना हुआ है इस तरह, अब पेड़ क्या हो जाएगा जाके? पेड़ बस आपका ऐसे पेड़ हो जाएगा जाके ये, ठीक। और चिड़िया वैसी सीधी बैठी रहेगी, चिड़िया जैसी बैठी चिड़िया वैसी रहेगी, बट जो प्रकाश जिस चीज़ को देख रहे हैं वो वैसी रहेगी, और जिस पे बैठी वो चीज़ उल्टी हो जाएगी। कौन ऑप्शन ऐसा है? देखिए ऑप्शन 4 ऐसा है ये। इसमें देखिए पेड़ वैसे चिड़िया वैसी बैठी है, बट पेड़ उल्टा हो गया। दिए चित्र में दर्शाए अनुसार 4 विद्यार्थियों ABCD ने मोमबत्ती की लौ देखने के लिए विभिन्न आकृतियों के पाइपों में से देखा। देखिए ये एक पाइप है, इनमें से देख रहे हैं, लौ को देख रहे हैं। एक इस तरह का पाइप है, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ये वक्राकार पाइप है, ठीक। एक ही स्ट्रेट पाइप है, ठीक, बिल्कुल सीधा। देखो क्या कह रहा है, मोमबत्ती की लौ को कौन स्पष्ट रूप से देख पाएगा? भाई जो जनरल सी बात है कि भाई जिसमें स्ट्रेट होगा इसमें एकदम साफ दिख रहा होगा, उसमें जो टेढ़ा मेढ़ा उसमें दिख ही नहीं रहा होगा। तो कौन सा? डी हो जाएगा जाके, इसका मतलब 4th ऑप्शन डी, पाइप देख पाएगा। निम्नलिखित में से कौन छाया का निरीक्षण करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं है? बताइए, हमेशा आवश्यक नहीं है। देखिए सूरज दिया गया, स्क्रीन है, प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु। अच्छा बताइए, छाया के निरीक्षण करने के लिए हमेशा क्या सूर्य की जरूरत पड़ती है? सूर्य ना भी हो तब भी हम लोग छाया बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एक यहाँ पर सीट रखी, हमने कोई टॉर्च के माध्यम से लाइट डाली तो इधर परछाई हो जाएगी। तो हमेशा आवश्यक कौन नहीं है? सूर्य। तो क्योंकि हमें प्रकाश का स्रोत मिल रहा है, बस प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, कुछ भी लाइट हो जाए, आर्टिफिशियल लाइट हो जाए, टॉर्च हो जाए, उसके माध्यम से लाइट में जला लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा सूरज ही उपस्थित हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहेली ने सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे एक पेड़ की छाया देखी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छाया के आकार और साइज के बारे में उसके अवलोकन के सबसे करीब है? बताइए कौन सबसे अवलोकन के करीब है? देखिए जब जैसा कि अगर छाया देख रहे हैं, सुबह छाया कुछ और होगी, क्योंकि सूरज की छाया मगर जाएगा, सूर्य देखें, सूर्य अपनी स्थिति बदलेगा, वैसे वैसे छाया भी अपनी स्थिति बदलेगा। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, सुबह 3 और शाम को 3 बजे। देखिए पेड़ की छाया का आकार बदल जाता है, लेकिन छाया का आकार बदल, लेकिन आकार वही रहता है। ये तो गलत बात हो गई भाई, बदलेगा तो सब बदलेगा उसमें। पेड़ की छाया का आकार बदलता है, छाया का आकार, लेकिन आकार वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई।
पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदल जाते हैं। हाँ, ये हो जाएगा जाके, पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदल जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बदल जाए एक ना बदले। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा जाके। निम्नलिखित में से कभी भी गोलाकार छाया नहीं बना सकता है। बताइए कौन गोलाकार छाया नहीं बना सकता है? कौन नहीं बनाएगा? एक गेंद तो बना देगा, एक फ्लैट डिस्क, जो फ्लैट डिस्क मतलब ऐसी, आपने सीडी वाला कभी देखी, सीडी कैसेट ऐसी होती है, उसमें ये भी गोलाकार ये भी छाया बना देगा। एक जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा तो कैसा होता है, इसका इस घनाभ में होता है, क्यूबाइड शेप में होता है, ये कभी नहीं बनाएगा भाई, ये तो ऐसा होता है, ये कभी गोला बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन एक दिया गया एक आइसक्रीम की कोन, आइसक्रीम की कोन भी भाई आपके गोलाकार बना सकती है। कैसे बना सकती है पता है आपको? अगर इसको ऊपर से हम लोग लाइट डालें यहाँ से अगर इसमें हम लोग लाइट डालें तो ये नीचे जो उसकी परछाई पड़ेगी जाके ये गोलाकार में बन जाएगी जाके। ठीक, मान लो ऐसी बनी है कोन, कोन ऐसी होती है। ठीक, आपने इधर पीछे लाइट डाली, जब आगे दिखेगी जाके तो वो हिस्सा इसके पीछे चला जाएगा और गोल वाला हिस्सा गोल परछाई बना लेगा। दो छात्र, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो छात्र एक मेज पर बैठे हुए उनकी ऊपरी सतह की ओर देख रहे हैं, उसकी ऊपरी सतह की ओर देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे अपनी और एक दूसरे की छवि देख सकते हैं। टेबल टॉप पर बने होने की संभावना। टेबल का टॉप कैसे बना होगा बताइए? टेबल के ऊपर से उसको दिख रही है, बिना पॉलिश की लकड़ी बिल्कुल नहीं दिखेगी परछाई, लाल पत्थर ये भी नहीं, कांच की सीट देखते हैं, कांच की सीट है। हाँ भाई, उसकी जो टेबल की टॉप होगी कांच की सीट की होगी, क्योंकि कांच की सीट में उसकी अपनी परछाई वो देख पा रहा होगा। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब आगे आपका है अध्याय 12, मतलब चैप्टर नंबर 12। क्या नाम है भाई इसका? विद्युत तथा परिपथ। इसका चैप्टर क्या नाम है? विद्युत तथा परिपथ। देखिए इसका फर्स्ट भाई क्या दिया गया क्वेश्चन, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को कहा जाता है। बताइए सेल, दो या दो से अधिक जो सेल जुड़ते हैं उस संयोजन को क्या कहते हैं? उस संयोजन कहते हैं बैटरी कहते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? बताइए, आपने पढ़ा होगा, सुचालक पढ़े होंगे और कुचालक पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 6-7 क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा। कौन होगा बताइए भाई? लकड़ी कैसा है? कुचालक है। शीशा ये भी कुचालक है। लोहा आपका सुचालक है। लोहा कैसा है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सुचालक लोहा। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये भाई अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है आपका। बैटरी में कुल कितने टर्मिनल होते हैं? बताइए बैटरी में जहाँ पे तार जोड़े जाते हैं कितने होते हैं? आपने देखा होगा, एक होता है रेड होता है, एक होता है ब्लैक होता है, जिसको हम लोग प्लस और माइनस कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। तो कितने हो गए? 2 होते हैं। ठीक, निम्न में से कौन विद्युत परिपथ का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन विद्युत परिपथ का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा हिस्सा नहीं है? देखिए बैटरी भी हिस्सा है, स्विच भी हिस्सा है, बल्ब भी हिस्सा है, लेकिन तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा मिला ही नहीं। आगे देखिए, विद्युत बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बताइए कहाँ होती है? ये होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब पहला ऑप्शन। बैटरी में विद्युत धारा कहाँ होती है? धनात्मक से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आगे देखिए, निम्न में से कौन विद्युत रोधक है? कौन विद्युत रोधक है बताइए? जहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, वो है कि लकड़ी। लकड़ी से आपका धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, तो इसको कह सकते हैं ये आपका विद्युत रोधक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में विकल्पों में 1, 2, 3, 4 वह चित्र चुने जो धारा का सही दिशा दर्शा रहा है। बताइए, और आपको यहाँ बताना चाहेंगे जो सेल होता है, सेल में जो ये टोपी ऐसी आकृति जो लगी होती है ये होती है आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक, ये और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो प्लेन ये चपटा होता है, जो आपके चपटा वाला हिस्सा ये कैसा, ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसमें। तो आप बताइए इसमें अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है, कहाँ चलती है? ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस फिगर में धारा इधर तो जा रही फिर इधर वापस आ रही, ये गलत हो गया आपका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर 2 जो दिया गया, धारा प्लस से चल तो रही है माइनस की तरफ जा रही है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। बाकी देखिए सारे गलत हैं। ये देखिए इधर से माइनस से प्लस की ओर जा रही है, ये भी गलत है। ये देखिए बल्ब की तरह इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ये भी गलत है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गलत चुने। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? गलत चूज करना है। एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। बताइए क्या है इसमें? एक स्विच एक विद्युत सर्किट का प्रवाह स्रोत है, बिल्कुल भाई सही बात है। देखा होगा किसी आपका कोई वायर है, इसमें कोई स्विच अगर लगा दिया जाए यहाँ पे तो ये विद्युत प्रवाह का स्रोत बन जाता है। ठीक, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा गलत बता रहे हैं आपको।
इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें गलत को चुनना है, आपको गलत बताना है। क्या बताइए, विद्युत जो स्विच होता है क्या विद्युत धारा के प्रवाह का स्रोत होता है? स्रोत नहीं होता, स्रोत तो बैटरी होती है। मैंने थोड़ा सा, ये तो विद्युत स्विच इसलिए लगाया जाता है कि धारा को ऑन ऑफ करने के लिए। तो गलत आपका यही हो जाएगी जाके ऑप्शन। आगे देखिए सेकेंड क्या है, एक स्विच सर्किट को पूरा करने तोड़ने में मदद करता है, भाई ये भी सही है। तीसरा क्या है, एक स्विच हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। सही बात है, स्विच में लगा दिया तो बिजली का बस ज़रूरत है तो बंद कर लिया, ऑन कर लिया, वरना इसको ऑफ कर दिया। जब स्विच खुला होता है तो इसके टर्मिनल के बीच एक हवा का अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है, जब स्विच खुला होगा तो उसके बीच हवा का अंतर होता है। विद्युत बल्ब में चमकने से प्रकाश उत्पन्न होता है। बताइए भाई, क्या चमकता है विद्युत बल्ब में जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है? क्या होता है? पतला फिलामेंट। दिए गए चित्र में दर्शाई गई निम्नलिखित व्यवस्था में ए और बी को आपस में जोड़ दिया जाए तो बल्ब नहीं चमक पाएगा। क्या जोड़ दें जो बल्ब नहीं चमक पाएगा? बताइए, ए और बी के बीच में बल्ब को नहीं चमकाना है, याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो क्या ऑप्शन क्या दिए गए हैं? एक स्टील की चम्मच, अगर स्टील लगा देते तो स्टील क्या होती है? धारा की सुचालक होती है, तो ये बल्ब चमक जाएगा। एक धातु की क्लिप, तब भी बल्ब चमक जाएगा। हमें बल्ब को चमकाना नहीं है। एक प्लास्टिक क्लिप, एक प्लास्टिक क्या होती है? धारा की कुचालक होती है, अगर इसको लगा देते हैं तो बल्ब चमकेगा नहीं। तांबे का तार से भी बल्ब चमक जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में चित्र में दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को चालू स्थिति में ले जाया जाता है तो क्या होगा? देखिए, एक ही स्विच है, बैटरी लगी है, इसमें 3 बल्ब लगे हुए हैं, ए बी सी। ठीक, दिया गया बल्ब ए पहले जलेगा, बल्ब बी सी सभी बल्ब एक साथ। आप बताइए, आपके घर में आप एक सीरीज में या कहीं भी एक एक तार पे आप झालर लगाते हैं, दिवाली में भी, तो बताइए एक बार बटन दबाएं तो सारे झालर एक साथ जल जाती है? ऐसा थोड़े होता, पहले ये जली फिर ये जली फिर ये जली। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा जाके? सभी बल्ब एक साथ जल जाएंगे। ऐसा थोड़े होगा पहले ए जलेगा फिर बी जलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टार्च बल्ब का फिलामेंट है। टार्च बल्ब का फिलामेंट क्या है? बताइए, एक पतला तार है। क्या है? एक पतला तार। ऑप्शन नंबर 4। पहली को जोड़ने वाले तारों की कमी हो रही है, वह एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह इसका उपयोग कर सकती है। किसका उपयोग करेगी? क्योंकि उसके पास तार नहीं है तो किसी सुचालक वस्तु का उपयोग करेगी। पहली बात तो कांच की चूड़ी, भाई ये विद्युत धारा का सुचालक है ही नहीं। मोटा पाइप, ये भी नहीं। रबर का पाइप, ये भी नहीं। एक स्टील की चम्मच, ये धारा की सुचालक है, इससे तार की कमी को पूरा कर लेगी वो अपना। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 13, अध्याय 13। क्या है? चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अच्छा, पहला इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए, चुंबक की खोज सबसे पहले किसने की थी? अच्छा, कहाँ हुई थी ये भी बता दें। ये भाई हुई थी आपकी मैग्नीशिया नामक जगह पर हुई थी। ठीक, और ये किसने की थी? मैग्नस ने की थी। ठीक, कौन सी जगह थी? मैग्नीशिया नामक जगह की थी और मैग्नस ने की थी। ठीक, याद रखेंगे भाई, इसको नामक स्थान पर हुई थी। आगे देखते हैं, चुंबक में कुल कितने ध्रुव होते हैं? बताइए। चुंबक में 2 होते हैं। कौन होता है? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। आप देखा होगा चुंबक ऐसी होती है, चुंबक की बार जो आती है इस तरह की आती है, एक तरफ एस बना होता है, एक तरफ एन बना होता है। क्या होता है? एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चुंबक लोहे को करता है, क्या करता है? आकर्षित करता है। निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बताइए, कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है निम्न में से? भाई लोहा भी है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी, लेकिन तांबा आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता है। 2 समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को, बताइए, 2 समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? समान का मतलब 2 चुंबक ऐसे ले लो आप, और इधर भी एस साउथ पोल जोड़ो, इसको भी अगर पास लाएंगे तो ये कभी भी आपस में पास नहीं आएंगी, हमेशा एक दूसरे दूर भागेंगी, ये दूसरे को विकर्षित करेंगी। और जब भी चुंबक एक दूसरे की तरफ आती हैं, आकर्षित करती हैं, तो अपोजिट पोल होने चाहिए, मतलब एक साउथ होना चाहिए तो एक नॉर्थ होना चाहिए। कभी नॉर्थ नॉर्थ नहीं आएगा और कभी साउथ साउथ पास में नहीं आएगा। ठीक, याद रखेंगे। तो एक 2 समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कंपास दिक् सूचक जिसे दिशा सूचक कहते हैं का इस्तेमाल होता है, किसमें होता है? किसमें होता है? दिशा में मापने में इसका कंपास का होता है। उसमें भी चुंबक लगी होती है, जो आपके भाई कंपास होता है इस तरह के, उसमें भी एक सुई लगी होती है
उसमें भी क्या होती है, मैग्नेटिक सुई होती है, और उसको जब एक स्थान पर रख दिया, और चुंबक का एक गुण होता है, चुंबक को अगर आप इस एक स्वतंत्र अवस्था में लटका दें ऐसे करके, तो हमेशा उस साउथ और नॉर्थ पोल में जाकर रुक जाएगी। ठीक, इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसका एक सिरा जो साउथ में जाएगा वो साउथ हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। इसी तरह चुंबक की जो वो होती है कंपास होती है, उसको भी अगर जो लोग जंगलों में जाते ले जाते हैं, मान लो दिशा का परीक्षण नहीं कर पाते, वहाँ पे रख दिया एक स्थान पे, जो उसकी सुई होगी एक साउथ या नॉर्थ पोल में वो ठहर जाएगी, रुक जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा साउथ पोल कौन सा, नॉर्थ पोल कौन सा है। ठीक, उसमें भी जो उसकी सुई होती है मैग्नेटिक होती है। चुंबक का चुंबकीय गुण तापमान बढ़ाने से, बताइए चुंबक का चुंबकीय गुण तापमान बढ़ने से क्या होता है, ये घटता है आपका। भाई चुंबक का अगर तापमान बढ़ता है, चुंबक को गर्म किया जाए, तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो घटता चला जाएगा, उसमें जो चुंबकत्व शक्ति होगी घट जाएगी चुंबक को गर्म करने पर। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टार लगा लीजिए। चुंबक का तापमान बढ़ने पर घटता है उसका चुंबकीय गुण। निम्न में से दिए गए चित्र ए बी को ध्यान से देखें। देखिए दो चित्र दिए गए, एक चित्र है ए, इधर देखिए चुंबक रखी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, मतलब ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेंगे। और ये क्या है बी में, ये दूसरे की तरफ अपोजिट जाएंगे, ये आकर्षित नहीं करें इधर भागे, क्योंकि ये सेम पोल कभी आकर्षित नहीं होते हैं, ये दूर जाएंगे इससे। बताइए क्या दिया गया ऑप्शन में, कारें, हमने क्या देखा ऊपर, ए में पास आएंगे और बी में दूर जाएंगी। कारें ए, चित्र ए में कारें ए और दूर करीब आएंगी, बी में कारें और करीब आएंगी, ये तो गलत हो गया, बी में तो कारें दूर जाएंगी। चित्र ए में कारें एक और दूसरे से दूर चली जाएंगी, गलत, ए में तो करीब आएंगी। इसमें भी देखिए चित्र ए में एक दो दूर जा रही, ये भी गलत। तीसरा चौथा क्या दिया गया, कारें एक दूसरे के करीब आएंगे, और बी में तीन चार दूर चली जाएंगी, हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा एक और दो एक दूसरे करीब आएंगे, और ये तीन और चार एक दूसरे से दूर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, दिए गए चित्र में दो चुंबकों को संग्रहित करने की व्यवस्था चित्र 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया गया है। इसमें कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। देखिए पहला फिगर दिया गया है, ये बीच में वुडन का ब्लॉक है और ये मेटल की प्लेट्स हैं। देखिए इसमें एक चीज़ हो रही है, इसमें देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेम रखे गए हैं, इससे ये कोई सही तरीका नहीं होता। अगर इसमें क्या होता है, अगर इसको अपोजिट रखा जाए, इधर कर दिया जाए साउथ, इधर कर दिया जाए नॉर्थ, तो ये आपका तरीका बेस्ट तरीका होगा रखने का। देखिए अगले फिगर में क्या दिया गया है, अगले फिगर में क्या दिया गया, साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ अपोजिट दिए गए, तो ये चुंबक को रखने का बेस्ट तरीका है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तीन चुंबकों ए बी और सी को एक एक करके लोहे के बुरादे में डुबोया जाता है। चित्र उन पर चिपके हुए बुरादे की मात्रा को दर्शाता है, मात्रा को दर्शा रहा है, ठीक, बुरादे की मात्रा को। ठीक, अब बताइए कौन सा चुंबक ज़्यादा भारी है। इसमें बताया क्या पूछा गया है, इन चुंबकों की ताकत को बताना है, चुंबक कौन से सबसे ज़्यादा चुंबक ताकतवर है, बताइए। तो इसमें क्या होगा, चित्र एक में ज़्यादा मतलब ढेर चिपका बुरादा में, बी में उससे कम, सी में उससे कम, तो भाई क्या हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होगी चुंबक, क्योंकि उसमें बुरादा ज़्यादा है, और बी उससे कम, सी फिर उससे कम हो गया जाके। ठीक, आगे देखिए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है। भाई किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर, क्या करेंगे, एक अन्य चुंबक जिसके ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया है। भाई एक कोई हमने दूसरी चुंबक ली, भाई एक कोई मान ले ये कोई चुंबक है, हमें पता नहीं इसका क्या है, ये अपनी कोई चुंबक है, इसका हमें ध्रुव नहीं पता, हमें कौन सा चाहिए भाई, उत्तरी ध्रुव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा चुंबक लेंगे जिसमें साउथ और नॉर्थ, साउथ दिया गया है, उत्तरी ध्रुव दिया गया है, सॉरी नॉर्थ दिया गया, तो हम उसको क्या करें, नॉर्थ के पास लेके जाएंगे, तो इसका जो चुंबक होगी जिससे चपक जाएगी, मान लो ये इसका साउथ पोल हो जाएगा, अपोजिट वाला उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा वो वाला जो चिपक नहीं रहा होगा वो उसका हो जाएगा जाके साउथ पोल हो जाएगा जाके, सॉरी नॉर्थ पोल हो जाएगा जाके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे में डुबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है, लौह भराव की मात्रा चिपकी हुई है, बताइए किसमें भाई, उत्तरी, ये कुछ छड़ है उसमें
एक होता है उत्तरी ध्रुव का दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिणी ध्रुव के बराबर। भाई जो चपकेगा उसमें उत्तरी दो दक्षिणी ध्रुव दोनों बराबर चपकेगा। ठीक, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से बहुत बड़ा, ये छोटा, मतलब ये कहना चाहते हैं, ऑप्शन कह रहे हैं कि मतलब पूरी समान लंबाई में समान होगा। ये कहना चाहते हैं कि मतलब बताना जो 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 आपने बुरादे में डुबोया छड़ को, तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में बराबर में चपकेगी चुंबक। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ज़्यादा हो जाए एक तरफ थोड़ी चपके, मतलब बराबर में चपकेगा। दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव बराबर में चपकेगा। आगे देखिए, अब आता है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14, क्या है, जल। ठीक, जल लगभग हम लोग समाप्ति की ओर है, हमारे 2 चैप्टर और बचे हुए हैं इसमें। देखते हैं, निम्न में से किस गतिविधि से पानी का उपयोग शामिल नहीं है। किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं, बताइए किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। कपड़े धोना, इसमें तो पानी की जरूरत पड़ती है। स्नान करना, इसमें भी। बर्तन साफ करना, इसमें भी। लेकिन गीले कपड़े से सुखाना, गीले कपड़े सुखाना, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा जाके। आगे देखिए, निम्न में से किस गतिविधि में आप न्यूनतम मात्रा में पानी का उपयोग करेंगे, बताइए सबसे कम पानी का उपयोग कहाँ करेंगे। भाई स्नान करेंगे तब भी पानी ज़्यादा आएगा, दांत साफ करेंगे, कपड़े धोने में और ज़्यादा आ जाएगा, कमरे की सफाई करेंगे पानी से तब भी जाएगा, लेकिन एक दांत जब आप साफ करेंगे अपने, उसमें पानी कम मात्रा में लगेगा। आपकी पुस्तक का एक पृष्ठ तैयार करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा ज़रूरत पड़ती है। आपकी कोई किताब है उसका एक पृष्ठ तैयार किया जाता है, क्योंकि भाई कागज़ कैसे तैयार होता है, लुगदी बना के इसको पीट के इसको, तब पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एक पेज बनाने में कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हमारे नल में पानी कहाँ से आता है, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से आता है, नदी, झील और कुआं से पानी आता है अपना। यही क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्न में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। पानी मतलब वाष्पीकरण धीमा होगा, कहाँ होगा पानी सबसे, सूरज की रोशनी में रखी पानी की एक ट्रे। भाई इस सूरज की रोशनी में रखा पानी, तो यहाँ तो वाष्पीकरण तेज हो रहा होगा। बर्नर पर रखी पानी की केतली, यहाँ तो बहुत ही तेज हो रहा है क्योंकि पानी उबल रहा होगा। एक कमरे में रखा पानी का 1 गिलास और छत पर रखी एक बाल्टी, इसमें तेज होगा। बट जो गिलास भरा हुआ पानी कमरे में रखा होगा, 1 गिलास कमरे में गिलास रख दिया, तो उसमें वाष्पीकरण सबसे धीरे होगा, सबसे कम होगा। आगे देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे, बताइए क्या होता है, जिसमें पौधे मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं। नहीं भाई, हवा से जल को अवशोषित करते हैं, गलत, ये भी नहीं होगा। पानी से भोजन तैयार करते हैं, नहीं। जल वाष्प छोड़ते हैं। ठीक, किसमें, वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प छोड़ते हैं पौधे। आगे देखिए, बादल है, बादल क्या है बताइए, बादल क्या है, पानी की छोटी बूंदें जो हवा में तैर रही, बिल्कुल सही बात भाई, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो हवा में तैर रही होती हैं, उन्हीं को बादल कहते हैं। वही देखिए, जहाँ पे बारिश होनी होती है उन्हीं के माध्यम से वर्षा हो जाती है। धूल और जलवाष्प कण, ये भी गलत, जलवाष्प के कण, ये भी गलत। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला, पानी की छोटी बूंदें जो हवा में तैर रही, वही बादल होते हैं आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कुओं से पानी मिलता है, कहाँ से पानी मिलता है, कुओं से पानी, कुओं में पानी कहाँ से आता है, भूजल वाला जो पानी होता है वो कुएं से हमें प्राप्त होता है। बाढ़ से व्यापक क्षति होती है किसकी, फसलों की, संपत्ति एवं मानव जीवन। आगे क्या दिया गया ऑप्शन, घरेलू जानवर या उपयुक्त सभी। भाई सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन, जब बाढ़ आती है तो सब कुछ होता है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती हैं, संपत्ति बर्बाद होती है और घरेलू जानवर भी बर्बाद हो जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। जहाँ पानी गिरता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पानी गिरता है उसे वहीं पकड़ें, इसके पीछे मूल विचार है। बताइए जहाँ पानी गिरे इसके पीछे मूल विचार क्या है, क्या हो जाएगा, वर्षा का जल का संचयन, मतलब बारिश हुई उसके तुरंत पानी का जल भराव किया, उसका हमने संचय कर लिया, उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पानी गिरे उसी को वहीं पकड़ लिया। ठीक, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर अब आपका आएगा चैप्टर नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु। ठीक, आगे भी देखते हैं। अब हमारा इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, चलिए ये वाला चैप्टर देख लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है ये भी, हमारे चारों ओर वायु। वायु का वह घटक जो किसी पदार्थ की जलने में सहायक है वह है, बताइए किसकी वजह से मतलब वायु मतलब जलाने में जो सहायक होती है, बताइए जो आग लगती है किसकी वजह से लगती है, वायु का कौन सा घटक होता है, ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वायुमंडल में तो आग नहीं लगेगी।
ठीक, ऑक्सीजन जलाने, किसी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। देखिए, निम्न में से कौन गैस वायु का घटक नहीं है? निम्न में से कौन गैस वायु का घटक नहीं है? बताइए कौन है जो गैस वायु का घटक नहीं है निम्न में से? देखिए, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें से कोई नहीं, सारी चीज़ें होती हैं। इससे पूछा कौन नहीं है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन में। पौधे एवं जंतु एक दूसरे से कौन गैस को विस्थापित करते हैं? पौधे और जंतु एक दूसरे से कौन सी गैस को विस्थापित करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जंतु करते हैं, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जंतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। धुएं किस गैसों से मिलकर बने होते हैं? बताइए धुएं किससे मिलकर बने होते हैं? धुएं में गैस भी होती है, ठीक, और धुएं में धूल के सूक्ष्म कण भी होते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? बताइए क्या मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण में? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। ग्लूकोज, क्लोरोफिल नहीं, जल का मुक्त होता है। आपने देखा होगा, बताया था, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा जल वाष्प निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। पानी गर्म करने पर उसमें बुलबुले बनने का कारण क्या है? बताइए कारण क्या? गैस। जो पानी गर्म करते बुलबुले बनते हैं, गैस के कारण उसमें गैस बनती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी जीवित जीवों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। बताइए ये भी सही है, गलत पूछा जा रहा है। हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, ये भी सही है। चलती हवा में पतंग उड़ाना संभव हो जाता है, ये भी सही है। हवा हर जगह मौजूद होती है लेकिन मिट्टी में नहीं, ये भाई गलत। मिट्टी में भी हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, ऐसा नहीं कह सकते मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें भी हवा होती है, ठीक, ये गलत हो जाएगा आपका। पवन निम्नलिखित में से किसकी गति में सहायता नहीं करती? बताइए किसकी गति में सहायता नहीं करती? एक फिरकी होती है, फिरकी मतलब जो बच्चे उड़ाते हैं, देखा होगा आपने, ऐसी बना दी जाती है, हवा में उड़ती है, ये तो चलाने में सहायता करती है। वेदर कॉक होती है, ठीक, जो देखा होगा छत के ऊपर पहले लगा दी जाती थी, ऐसे कर घूमती रहती थी, 4 दिशाएं बताती, हवा चल रही कि नहीं, उसके ऊपर एक मुर्गा बना रहता था, ऐसे वो घूमता रहता था, ऐसे गोल बताता हवा चल रही है, कितनी तेज चल रही है, विंड का डायरेक्शन बताते थे, ठीक। एक होता है छत का पंखा, इसमें भाई हवा का, पवन का कोई रोल नहीं होता हवा का, कि हवा पंखा चलाने में उसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, तो हवा का कोई रोल नहीं होता। एक होती है सेलिंग याच, मतलब कि नाव होती है जो इसमें याच लगी होती है, ऐसे करके नाव बनी होती है, इसमें कपड़ा ऐसे लगा होता है, याच जिसको बोलते हैं, वो हवा के माध्यम से ही चलती है, समुद्र में पहले चलती थी, अभी भी उनका कहीं ना कहीं भी चलन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है? बताइए वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह पवन चक्की को घुमाता है, ये भी सत्य है। यह हवाई जहाज की आवाजाही में मदद करता है, ये भी सही है। हवा की उपस्थिति के कारण पक्षी उड़ सकते हैं, ये भी सही है। जल चक्र में इसकी भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं, ये गलत हो गया भाई, बिल्कुल जल चक्र में हवा की भूमिका होती है, ये आपका सत्य नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो गया? 4th हो गया। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए रखते हैं क्योंकि, बताइए जब पर्वतारोही जाते हैं और मान लो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन नहीं है। आगे देखिए, ऊंचाई पर पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती तो ऑक्सीजन बट कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे देखिए, बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा कर दिया और उसका मुंह पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा सा झुकाया, फिर अवलोकन किया। मान लो आप कोई गिला, एक बोतल ली आपने, बाल्टी में डाली सीधी, फिर झुका के डाली, हल्की सी टेढ़ी की, तो क्या होगा? बताइए इसमें क्या होगा? फिर उसमें बोतल से हवा के कुछ बुलबुले निकले, कुछ पानी बोतल में घुस गया, पहले उसमें बुलबुले निकले, उसने अपनी जगह बनाई और उसमें पानी चला गया, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड। देखिए क्या सही है? फर्स्ट और सेकेंड, ये सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? बताइए कौन सा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है वायुमंडल में? अपने सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। आगे देखते हैं, वायु के वे घटक जो सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक हैं। बताइए जो सजीव प्राणी के लिए हानिकारक हैं, बताइए कौन कौन से हैं?
इसमें से ऑप्शन बताइए देख के। धूल और धुआं, जो कि सजी धूल और धुआं भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। देखिए नाइट्रोजन है बट हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिक्कत है, बट उसको ये एक वायुमंडल संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं सारी चीज़ें, बट धूल और धुआं सजीवों के लिए बहुत दिक्कत करते हैं। ऊषा एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया, उसने तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह डूब न जाए। ठीक है, उसने बुलबुले बुलबुले निकलते हुए देखे। बुलबुले होते हैं, पता है बुलबुले क्या होते हैं? बुलबुले उसमें वायु होती है, जो वायु उसमें अंदर ऑक्सीजन होती है निकलती है बाहर, उसी के बुलबुले निकलते हैं। ठीक, आपका चैप्टर नंबर 15 खत्म हुआ। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 16। ये आज की एनसीईआरटी के कक्षा 6 की विज्ञान का लास्ट चैप्टर है। ठीक, कौन सा है? एक अपशिष्ट का बनना एवं उसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर पहला इसका देखते हैं। केंचुए की सहायता से खाद तैयार करने की विधि कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। यदि आप रसोई के कचरे को किसी गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है, क्या होगा? किसी आपका कोई कचरा है भाई, उसको आप गड्ढे में डाल रहे हैं, तो भाई क्या होगा? वो कुछ समय बाद वो खाद परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा बताइए, जो रसोई से कचरा निकले क्या होगा? उसमें सब्जियां होंगी, चिक्कल होंगे, यही सब होगा, तो वो कुछ समय बाद गड्ढे में डालते वो खाद में परिवर्तन हो जाएगा उसका। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अपशिष्ट निपटान के संबंध में जिम्मेदार व्यवहार को प्रतिबंधित नहीं करती है? देखिए, पेपर बैग या कपड़े की थैली ले जाने वाला सामान। ठीक, ये तो देखो भाई जिम्मेदार, ये तो अच्छी बात है, पेपर बैग कपड़े की थैली से कोई में प्रदूषण नहीं हो रहा। आगे देखिए, निपटान के लिए पॉलीथीन बैग में एकत्र किया गया कचरा। आपका पॉलीथीन बैग में कचरा एकत्र की, ये कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं, ये तो गलत बात है। पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना, ये पर्यावरण के लिए बेकार होता है। आगे देखिए, पहली ने सूखे पत्तों और अन्य पौधों के हिस्सों को जलाने की प्रथा के निम्नलिखित दुष्परिणाम बताए। क्या क्या बताए? जलाने से मिट्टी खराब हो जाती है, जलाने से हानिकारक धुआं गैसें उत्पन्न होता है, कम लागत पर खाद प्राप्त करने की बहुमूल्य कचरा माल नष्ट हो जाता है, अनावश्यक रूप से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात। हमें पत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए? इसके सही कारण क्या है बताइए? हमें पत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए? इसके सही कारण है, पत्ती जलाने से हानिकारक गैस धुआं उत्पन्न होता है, तथा कम लागत पर जो हमें मान लीजिए पत्तियों से जो कचरा प्राप्त हो उसको गड्ढे में दबा दिया जाए, उससे हमें एक अपशिष्ट खाद मिल जाएगी, तो वो बहुमूल्य कचरा माल नष्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड और थर्ड। तो भाई इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। ये आगे देखते हैं। एक कचरा संग्रहकर्ता कचरे में नीचे उल्लिखित वस्तुओं को क्रमशः लैंडफिल, कंपोस्टिंग पिट और रिसाइकिल इकाई में स्थानांतरित करने के लाल, हरे और नीले कंटेनरों का उपयोग करता है। ठीक भाई, देखा होगा आपने 3 तरह के डब्बे रखे जाते हैं, जगह जगह देखे होंगे रखे। इसमें होता है लाल का होता है, एक नीला होता है, एक हरा होता है। इसमें किस तरह के कचरे डाले जाते हैं बताइए? जैसे नीला कचरा है, नीले वाले डब्बे में कौन सा कचरा डाला जाएगा? मान लीजिए कोई नीला बॉक्स है, देखिए इसमें डाला, इसमें ऑप्शन ही दिया गया आपको। जैसे नीला डब्बा है, नीले में क्या डालेंगे? नीले में भाई उसको डालेंगे जिनका हम दोबारा से उपयोग कर सकें, पुनः चक्रित कर सकें, उनको पुनः चक्र जिनका हो सके, उनमें क्या हो जाएगा जाके? समाचार पत्र और पत्रिकाएं। भाई इसका तो पुनः दोबारा से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा जाके। ठीक, और जो मतलब जो आपका हरे रंग का है भाई डस्टबिन है, उसमें कौन सामान डालेंगे? हरे में आप डालेंगे अपशिष्ट पदार्थ, जो मतलब आपके सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक, जिनका उपयोग, जिनसे खाद बन सकती है, समझ सकते हैं आप। जैसे छिक्कल हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, और अन्य पौधों वाला जो सामान हो गया, हरा कुछ वो हो गया, कचड़ा हो गया, ये हरे में डालेंगे। और लाल में भाई क्या डालेंगे? लाल में डालेंगे जैसे भाई आपका प्लास्टिक वाला सामान हो गया, जैसे प्लास्टिक के, जैसे इसमें देखो दिए हुए होंगे पेंच, नट, ठीक, प्लास्टिक बैग, धातु के चिप्स, ये सारे आपके लाल उसमें जाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगी जाके इसका ऑप्शन। रसोई के कूड़े को खाद में बदलने के लिए आवश्यक चरण नीचे अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। बताइए, रसोई का जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसको खाद बनाने ही मान लो आपको, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले भाई क्या करेंगे इसमें? हम लोग सबसे पहले करेंगे एक गड्ढा बनाएंगे। ठीक है, गड्ढे के तल को रेत से ढक दें। जो गड्ढे का जो तल होगा भाई मान लो उसको रेत वहाँ डाल देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कूड़ा कचरा जो गड्ढे में डाल दें, पूरा कूड़ा कचरा इसमें गड्ढे में भर दें। फिर क्या होगा? फिर करेंगे उसमें गड्ढे को बोरे या घास के साथ ढक दें, इसको ढक दिया जाए पूरा। फिर उसमें कीड़े मकोड़े डाल दें भाई, उसमें कीड़े डाल दें कि उसको खा जाएँ, उसका खाद बना दें उसको। ठीक,
तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो ये हमने आज अपने इसमें क्लास में क्या किया है, एनसीईआरटी के भाई मैंने सारे चैप्टर हो गए आपके क्लास 6 के विज्ञान के एनसीईआरटी के सारे चैप्टर, इसमें 16 के 16 चैप्टर मैंने आपको दिखाए थे इंडेक्स में, वो आपके सारे चैप्टर हो गए। जैसा कि देखिए मैंने कहाँ दिखाया, पहले शुरुआत में आपको चैप्टर दिखाएं, ये देखिए मैंने इसमें सारे चैप्टर आपके कंप्लीट किए हैं चैप्टर वाइज। देखिए सारे चैप्टर मैंने यहाँ से कंप्लीट किए। अभी लास्ट चैप्टर मैंने क्या पढ़ाया, कचरा आया कचरा गया, ये सारे चैप्टर मैंने आपको कराए हैं। ठीक, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। जो आपके आज के MCQs मैंने कराए, ये आपके बिहार के जो जूनियर का पेपर होने वाला है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हाँ, अगले चैप्टर अगले उसमें वीडियो में हम क्लास 7 के सारे चैप्टर के MCQs कराएंगे एक साथ, एक ही वीडियो में। ठीक, वीडियो को मेरा देखिएगा ज़रूर और दोस्तों शेयर करिएगा। थैंक यू।